तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल अपना चैप्टर नंबर 14 है। और जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि बायो मतलब लिविंग क्रिएचर रिलेटेड कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में ये लोग हम लोग को पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो नीट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया ये, क्योंकि फ्यूचर में भी उनको ये काम आना है ये चीज़ें। तो बोलता है कि ये यूनिट पढ़ने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे आफ्टर स्टडिंग यूनिट्स। तो स्टडी करने के बाद हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। Explain the characteristic of biomolecule like carbohydrates, proteins, nucleic acids। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट तो हम लोग जानते हैं, इनफैक्ट प्रोटीन्स भी जानते हैं हम लोग, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं। और इन्हीं के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएगा, केमिस्ट्री वाला एंगल को ज़्यादा ध्यान देगा कि जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है इनमें। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताएगा, और लास्ट में हार्मोन्स के बारे में बताएगा। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग का मेनली कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें थोड़ा दिक्कत इनफैक्ट ज़्यादा ही हो रहा होता है लोगों को, क्योंकि काफ़ी नए नए से चीज़ें दिख रहे होते हैं। फिर हम लोग को क्लासीफाई करवाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई कर लो, प्रोटीन्स को कर लो। तो सबको धीरे धीरे हम लोग को क्लासीफाई करना भी सिखाएगा कि क्या कर सकते हैं, इनको क्या सब डिवाइड कर सकते हैं, कुछ तरीके से पढ़ सकते हैं क्लासीफाई कर के। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए का डिफरेंस भी पढ़ाएगा। तो मेनली हम लोग जो फंसे रहेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट्स में, और मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी का भी डाउट यहीं पे फंस के रह जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस इन्वॉल्व है कि कैसे चेक किए, स्ट्रक्चर कैसे पता किए, एंड सो ऑन। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। ठीक है, आरएनए डीएनए का डिफरेंस पढ़ाएगा, पढ़ लेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इन बायोसिस्टम। तो कोई भी चैप्टर अगर पढ़ते हैं तो ये तो जरूर पता होना चाहिए कि भाई उसका काम क्या है। तो अल्टीमेटली ये पढ़ाएगा कि बायोमोलिक्यूल का जो बायोसिस्टम में क्या रोल है एक्चुअल में। ठीक है, तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम लोग, एनसीईआरटी थ्रू आउट करेंगे रीडिंग। इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। तो बोलता है बहुत सारा सिंक्रोनस और हार्मोनियस, मतलब एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में चल रहा होता है काफी सारा बॉडी में चीजें, तब जाके एक लाइफ हमारा बेसिकली लिविंग क्रिएचर्स डेवलप होता है या फिर चल रहा होता है। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर भी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन तो होता ही है भाई, डिफरेंट तरह के ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन्स में कोऑर्डिनेशन हो रहा होता है आपस में। ए लिविंग सिस्टम ग्रोज, सस्टेन्स एंड रिप्रोड्यूस इटसेल्फ। ठीक है, हम लोग को पता है। तो लिविंग सिस्टम को जो बोले तो सबसे पहले हम लोग को या तो इंसानों के बारे में ही सोचना है, ह्यूमंस के बारे में। तो क्या ग्रो करता है? हाँ, करता है। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अ लिविंग सिस्टम इज दैट, द मोस्ट अमेजिंग थिंग क्या है भाई, इट इज कम्पोज ऑफ नॉन लिविंग एटम्स। तो अल्टीमेटली उसके अंदर में जो चीजें हैं, अल्टीमेटली सब लोग किससे बना होगा? एलिमेंट्स है। अल्टीमेट चीज क्या है? एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में हम लोग पढ़े हैं 118 एलिमेंट्स लगभग, और कहीं ना कहीं उन्हीं से बना होगा डायरेक्ट, या फिर उनसे जुड़ करके जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं उनसे बने होंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये तो नॉन लिविंग है अपने आप में। द परस्यूट ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट गोज ऑन केमिकली विद इन ए लिविंग सिस्टम फॉल्स इन द डोमेन ऑफ। तो बोलता है लिविंग सिस्टम के अंदर क्या क्या चल रहा है केमिकली, वो सब बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन सबसे ज्यादा हम लोग पाला पड़ा है पहले। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड नाम हम लोग का पाला कहाँ पड़ा है? डीएनए और आरएनए में, है ना, डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे हमने सुन रखा है। लिपिड शायद कम ही पाला पड़ा है हमारा, बट हम लोग को पता है कि सेल मेम्ब्रेन वगैरह में बोल देता था कि लिपिड उपिड का बना हुआ है। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ आवर फूड। ठीक है, तो दो प्राइमरी चीज हम लोग को यही है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अराउंड पूरा फर्स्ट 25-30% ऑफ द चैप्टर चल रहा होगा। These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of life processes। ठीक है, अल्टीमेटली बार बार ये बोल रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगा, और लाइफ को सपोर्ट कर रहा होगा या फिर लाइफ को चला रहा होगा। इन एडिशन सम सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल सॉल्ट्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो बोलता है इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे विटामिन्स। तो हमेशा हम लोग पढ़े हैं कि विटामिन्स वगैरह, विटामिन्स वगैरह के डिफिशियंसी से बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए, नाइट ब्लाइंडनेस also play an important role. Structures and functions of some of these molecules are discussed in this unit। ठीक है, तो इस यूनिट में स्ट्रक्चर डिस्कस्ड है अपना। ओके, कार्बोहाइड्रेट। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बोलता है कार्बोहाइड्रेट आर प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। बोलता है प्लांट बनाता है, तो हम लोग को पता है खाना है ये हमारा, और खाना कौन बनाता है? प्लांट ही तो बनाता है। एंड फॉर्म ए वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत लार्ज ग्रुप इसी से बना होता है।
सम कॉमन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर केन शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च एटसेट्रा। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग देखेंगे क्या क्या याद करने का, बेसिक मिनिमम चीज याद करेंगे। मोस्ट ऑफ देम हैव एक जनरल फॉर्मूला CxH2O। तो ऐसा दुनिया में लोगों को लगता था कि सी का कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू मान लो 1 कर देते हैं, और H2O का भी कुछ होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको 1 कर देते हैं। तो लोगों को लगता था ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का। 2 अगर हो गया तो C2H2O होल ट्वाइस, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं C2H4 बन रहा है। और वैसे ही अगर मान लेते हैं इसको, ये कर देते हैं 6 कर देते हैं एक्स का वैल्यू, और H2O के नीचे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3 मान लेते हैं, तो C6H6 दिख रहा है, O3 टाइप का कोई कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो हम लोग को पता है O6 नाम का भी कंपाउंड होता है। तो बोला कि देखा गया था, ऐसा देखा गया था, सिर्फ मानना है ना, इसके पीछे नहीं जाना अपने को। बोला ऐसे फॉर्मूला में फिट बैठ जाता था कार्बोहाइड्रेट, ऐसा हम लोग देखे। एंड वेयर, इसलिए लोग मानने लगा था कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है ये लोग, इसलिए नाम पड़ा क्या, कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट वर्ड का मतलब समझ में आ गया, हाइड्रेट मतलब पानी, हाइड्रेट मतलब पानी। तो कार्बन का हाइड्रेट है ये लोग, तो कार्बोहाइड्रेट नाम रख दिया लोग, नाम डिराइव वो ऐसे ऐसे बता रहे हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो H12 करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, H2O को अगर 6 कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 6 ही रहने दो। ठीक है, तो ये भी x का वैल्यू भी 6, y का वैल्यू भी 6, तो H कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 12, और O कितना हो जाएगा 6, और C कितना था, x का वैल्यू 6 ही था। ये कौन हो गया अपना ग्लूकोज। तो देखा गया मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स में फिट बैठ जाता है, बट ऑल द कंपाउंड विच फिट इनटू दिस फॉर्मूला में नॉट, लेकिन एक्सेप्शन निकल गया, बोलता वाइस वर्सा ट्रू नहीं है ना, कि जो लोग इसमें फिट हो रहा था वो हो सकता कार्बोहाइड्रेट नहीं भी है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड में देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन, कितना हाइड्रोजन दिख रहा है, टोटल मिला के 3 और 1 4, कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, देखा। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, एक्स का वैल्यू कितना हुआ, CX में एक्स का वैल्यू कितना हुआ, x = 2 हुआ। ठीक है, ये H2O कितनी बार हो गया, कितना बार पानी ऐसा लग रहा है, ये 2 बार पानी लग रहा है, ये रहा। तो ये इस फॉर्मूला में फिट बैठ रहा है, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2। लेकिन क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है ना। ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आता है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ के आए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक, फिट्स इनटू दिस जनरल फॉर्मूला दिस। ठीक है, इस फॉर्मूला में फिट होता है, बट इट इज नॉट ए कार्बोहाइड्रेट। सिमिलरली रैमनोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, उल्टा भी निकला कि एक कार्बोहाइड्रेट था जो इस फॉर्मूला में फिट नहीं बैठा, but does not fit in this definition. A large number of their reactions have shown that they contain specific functional groups. ठीक है, तो बहुत सारे रिएक्शंस हो गया कि वही स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप्स हैं इनमें। ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है, अब इस फंक्शनल ग्रुप के खोज में निकल गए हम लोग कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है भाई। ये पानी बोलने से थोड़ी होगा, एक्चुअल में हो सकता है इसमें OH है, हो सकता है इसमें CHO है, ये सब फंक्शनल ग्रुप में पढ़ के, एल्डिहाइड है, हो सकता है कीटोन हो सकता है कार्बोक्सिलिक ही है कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो ये खोजना तो पड़ेगा ही ना आखिरकार कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। केमिकली द कार्बोहाइड्रेट्स मे बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहेड्राइड। तो कॉम्प्लेक्स का एक आ गया डेफिनेशन। कार्बोहाइड्रेट को केमिकली क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकल एक्टिव कौन होते थे, एक कार्बन जिसके चारों ओर अलग अलग लोग हों, यहाँ X तो दूसरी जगह X नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वाले कार्बन को हम लोग जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन बोलते हैं। अदरवाइज पोलैरिमीटर एक एक्सपेरिमेंट होता है जिससे पता चलता है, तो ये हेलो एल्केन्स में पढ़े थे हम लोग। तो बोलता है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है या तो कीटोन होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी वर्ड से क्या समझ में आया, पॉली मतलब एक से ज्यादा, हाइड्रोक्सी मतलब OH, मतलब इसमें जरूर कार्बन चेन होगा जिसमें एक से ज्यादा OH रहा होगा, और या तो वो एल्डिहाइड रहा होगा। एल्डिहाइड का खासियत क्या है, वो हमेशा टर्मिनल में होता है। या तो वो कीटोन होगा, तो कीटोन का खासियत क्या है कि वो हमेशा बीच में होता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, इनके डिफिनेशन हम लोग समझ में आए, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कौन क्या होगा वो उसका नाम अलग अलग लेंगे, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से अलग अलग नाम, तो कार्बोहाइड्रेट के भी अलग अलग एग्जांपल्स भी होंगे। सम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड सुगर्स, है ना, जो मीठा लगे टेस्ट करने में। तो इंसानों का फिजिकल टेस्ट तो एक टेस्ट होता ही है ना, केमिकली नहीं पता चलता तो क्या करते थे हम लोग, फिजिकली देखते थे, है ना, सेंस ऑर्गन अपना यूज करते थे, पता लगाते थे कैसा कैसा है इसका कैरेक्टरिस्टिक। The most common sugar used in our home is called sucrose, whereas the sugar present in milk is known as lactose. तो दो चीज याद रखेंगे, लैक्टोज इसको कैसे याद कर सकते हैं, लैक्टोबैसिलस हम लोग को याद है दही में होता था कर्ड, तो मिल्क से रिलेटेड कौन होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है और सुक्रोज कौन है, घर में जो शुगर यूज होता है वो
अपना सुक्रोज है। तो दो याद रखेंगे, मिल्क में क्या मिलता है, लैक्टोज, और घर पे जो शुगर यूज होता है वो कौन है, सुक्रोज है अपना। ठीक, आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स, तो नाम से समझ में आ रहा है शुगर वाला लोग। सैक्रियन, सैक्रॉन मीन्स शुगर, शक्कर, शक्कर, इंडिया में क्या बोलते हैं, हिंदी में शक्कर, है ना। सैक्रॉन मीन्स शुगर, तो सैकेराइड्स हो गए ये लोग, है ना। अब क्लासिफाई करना शुरू करेगा, बोला कार्बोहाइड्रेट भाई, जो हमारा ये जो तरकीब था ना, ये तो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे एक्सेप्शन निकले, ये वाला नहीं चलेगा। अब आप लोग को एग्जैक्ट कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करना पड़ेगा उसके फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, या और कोई कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से क्लासिफाई करना पड़ेगा। क्यों करते हैं कोई चीज को हम लोग क्लासिफाई, ताकि उसको पढ़ा जा सके, फ्यूचर में और कोई कंपाउंड मिले तो उसको सब कैटेगरी में डाल सके, पढ़ना आसान हो जाए चीजें को, है ना। इसलिए पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ था, इसलिए एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम डेवलप किए थे हम लोग, मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक को एक जगह रखते हैं। तो क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर ऑन हाइड्रोलिसिस। दे हैव बीन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स। पहला ग्रुप कौन है, मोनोसैकेराइड्स। नाम से क्या समझ में आ रहा है, मोनो मतलब एक, सैकेराइड मतलब शुगर वाला, है ना, ऊपर लिखा था, सैकरॉन से वर्ड आया, सैकेराइड शुगर, तो एक वाला शुगर को बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स। ए कार्बोहाइड्रेट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर। हाइड्रोलाइज्ड वर्ड क्या होता है, हाइड्रोलाइज्ड वर्ड देखो क्या होता है, हाइड्रोलाइज मतलब जनरली पानी के यूज करके, हाइड्रो पानी को यूज करके या हाइड्रोजन को यूज करके कोई चीज को तोड़ना, लिसिस मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो जनरली हम लोग देखेंगे H+ एसिडिक मीडियम में, या OH-। अब देखो H+ है मतलब एक्वस तो रहा ही होगा, पानी तो है ही है इसमें, ठीक है, या OH- के प्रेजेंस में लोग टूट जाते हैं, क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो बोलता है कि कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज टू गिव सिंपलर यूनिट, मतलब तोड़ा ना जा सके, जिसको और तोड़ा ना जा सके, ठीक है, तो सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, और फर्दर कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाया जा सके, यही था ना कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है वो, इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड अल्टीमेटली कौन हुआ, ऐसा वाला एक्स जो फर्दर तोड़ करके कोई और कार्बोहाइड्रेट वगैरह ना बना सके, है ना, ऐसा Y+Z के टाइप का कुछ नहीं बना सके, और YZ क्या होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था। ऐसा कुछ कर पाएगा हाइड्रोलिसिस में, नहीं कर पाएगा, तो बोलेंगे ये मोनोसैकेराइड है ना, सिंगल सुगर अपने आप में ये। ऑलिगोसैकेराइड क्या हुआ, तो अब नाम से समझ में आ रहा है, ऑलिगो मतलब एक से ज्यादा रहा होगा कुछ, पॉली मतलब भी एक से ज्यादा होता है ना। तो ऑलिगो में देखते हैं क्या डिफिनेशन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दैट यील्ड 2 से 10 के बीच को ऑलिगो, ऑलिगो बोल दे रहा है ये लोग। तो 2 से 10 मोनोसेकेराइड यूनिट निकलेगा, जैसे Y+Z कितना हुआ, 2 ही हुआ, ऐसा कितना निकले, 2 या 2 से ज्यादा, कहाँ तक, 10 यूनिट तक निकलेगा तो उसको ऑलिगो बोल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसेकेराइड, अगर 2 निकाला, हाइड्रोलिसिस पे जो लोग 2 दिए RHS में उनको बोलेंगे डाई सैकेराइड्स। जो लोग 3 लोग बना सकते हैं राइट साइड में, W+Y+Z, कोई एक ऐसा X जो 3 लोग बना सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइसैकेराइड। हाइड्रोलिसिस करने पर मतलब जनरली H+ या OH- के प्रेजेंस में इसको तोड़ना। Amongst these, that most common are disaccharide. The two monosaccharide units obtained on hydrolysis of a disaccharide may be same or different. अब ये Y+Z दिख रहा है, ये Y+Y भी हो सकता है 2Y बन गया था, ठीक है। तो टू मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करने के बाद 2 मिला ना Y+Z, ये Y और Z अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, मे बी सेम और डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, तो ये याद रख लेंगे। अब आ गया हम लोग को पहला याददाश्त, सुक्रोज घर का शुगर, घर का शुगर को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा, तो सुक्रोज गिव्स GF, ठीक है। सुक्रोज से, घर का शुगर से हमें क्या मिलेगा, GF, और है ना, घर का शुगर खाने से क्या मिलेगा, GF। कुछ लोग को लग रहा होगा गर्लफ्रेंड मिलेगी, ऐसा नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज खाने से क्या होगा, डायबिटीज होगा। 1 molecule of sucrose and hydrolysis give 1 molecule of glucose and 1 molecule of fructose, whereas maltose gives 2 molecules of glucose, तो M gives 2G, है ना। तो हमारी जो माते है, मदर है, वो 2 गर्लफ्रेंड के बराबर है, ठीक है ना, इक्विवेलेंट नहीं है, काफी ज्यादा है। तो M माल्टोज, माल्टोज गिव्स 2G। माल्टोज कहाँ पे मिला था, पता है क्या अपने को, नहीं, माल्टोज के बारे में पहले नहीं पढ़ाया, किसके बारे में पढ़ाया था, सुक्रोज के साथ साथ लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज क्या था, वो मिल्क वाला था, क्या लैक्टोज को भी बताया, नहीं बताया। तो तुमसे पूछा दो डाइसैकेराइड के एग्जांपल दो, तो तुम बता देना सुक्रोज, सुक्रोज से क्या बनेगा, G+F, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। माल्टोज से क्या बनेगा, इससे क्या पता चला कि F भी क्या है,
एफ भी क्या है, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज भी क्या है, मोनोसेक्राइड्स, है ना। इससे हम लोग को ये पता चल गया, क्यों, क्योंकि ये डाइसेक्राइड था सुक्रोज, और उससे एक यूनिट मोनो ये वाला मिला, एक यूनिट मोनो ये वाला मिला। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पॉलीसेक्राइड्स, कार्बोहाइड्रेट विच yield a large number of monosaccharide units on hydrolysis are called पॉलीसेक्राइड्स। तो बहुत सारा अगर मोनोसेक्राइड बन रहा है किसी को तोड़ने से तो बोल देंगे पॉलीसेक्राइड। तो कौन से वाले लोग होंगे, जो खतरनाक खतरनाक, जो इंसान डाइजेस्ट भी नहीं कर पाता था, याद है ना, सेलुलोज फेमस, है ना, सेलुलोज, स्टार्च, है ना, प्लांट जनरली अपना स्टोर करता था स्टार्च के फॉर्म में खाना, हम लोग स्टोर करते थे ग्लाइकोजन वगैरह फॉर्म में। पॉलीसेक्राइड्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, हेंस दे आर आल्सो कॉल्ड नॉन शुगर। तो नॉन शुगर का एक एग्जांपल क्या है भाई, कोई पूछा नॉन शुगर का एग्जांपल पता है तुमको, तो आग बंद करके पॉलीसेक्राइड का नाम लेना शुरू कर देना। कौन सा, जो खाना प्लांट स्टोर करता है, किस फॉर्म में करता था, स्टार्च के फॉर्म में, हम लोग कैसे करते थे, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और कॉम्प्लेक्स वाला खाना और कौन सा है, सेलुलोज है। तो ये सारे कौन है, नॉन शुगर, है ना, मिठास नहीं होगा इनमें ऐसा कुछ, बट ये शुगर होता है। द कार्बोहाइड्रेट्स में ऑल्सो भी क्लासिफाइड एज इधर रिड्यूसिंग। अब एक और क्लासिफिकेशन बोलते हैं ना कि पढ़ाई को आसान करने के लिए फर्दर क्लासिफाई करते जाता है, करते जाता है। तो यहाँ पे कौन सा क्लासिफिकेशन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट फर्दर किस किस शुगर में डिवाइड कर सकते हैं, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या है भाई, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, किसको कौन रिड्यूस कर रहा है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़े हम लोग। ठीक, यहाँ पे क्या किसको कर रहा है, ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो काम की बात, टॉलेंस और फेलिंग्स क्या करता था, अगर किसी को याद नहीं है तो यहाँ पे ध्यान दे दो। टॉलेंस और फेलिंग्स जो है वो माइल्ड एजेंट्स होता है। माइल्ड एजेंट्स मतलब क्या होता है, माइल्ड एजेंट्स मतलब अच्छा ये कौन सा एजेंट है, ये खुद क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे, टॉलेंस रिएजेंट कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम लोग पढ़े थे एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर में कि एल्डिहाइड भाई साहब किनारे पे रहता है हमेशा, और कीटोन रहता है बीचों बीच कहीं फंसा हुआ। तो दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता था, एल्डिहाइड। तो हम लोग पढ़े थे जो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स जो होता है सॉल्यूशंस, फेलिंग रिएजेंट, ये लोग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब ये लोग एल्डिहाइड को तो कर देगा, एल्डिहाइड को तो कर देगा ऑक्सीडाइज, कहाँ ऑक्सीडाइज करके जाएगा एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक में चल जाएगा, और क्या। एल्डिहाइड कीटोन का ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है, और ऑक्सीडाइज वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक, लेकिन कीटोन को नहीं करेगा। तो अब हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता था, या तो एल्डिहाइड वाला लोग या तो कीटोन वाला लोग होता था ना। डिफिनेशन सब जगह दिया हुआ था, कि जैसे कि ऊपर डिफाइन था, यहाँ पे भी रिपीट किया था सेम डिफिनेशन, ये रहा। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, एल्डिहाइड्स होते हैं या तो कीटोन्स होते हैं। तब इनको समझ में आ गया, अच्छा टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराओ तो कुछ शुगर होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये इसको ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो इसका क्या हुआ होगा, इसका हुआ होगा रिडक्शन, है ना। तो हम लोग इसको उल्टा बोलते हैं क्या, कि वो वाले सुगर जो फेलिंग और टॉलेंस को रिड्यूस कर दे उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। क्लियर। लेकिन शुगर अपने आप में क्या हो रहा है, अपने आप में तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो एजेंट कौन होता है, वो एजेंट होता है रिड्यूसिंग एजेंट। खुद ऑक्सीडाइज होने वाला एजेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जो रिड्यूस होता है वो कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी बताइए, टॉलेंस और फेलेंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में बदल देगा। कीटोन को बदल पाएगा क्या, नहीं बदल पाएगा। तो कीटोन वाले एक तरह से क्या रहे होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर टाइप। ठीक है, तो वो शुगर जो टॉलेंस को कुछ करा दे ऐसा मान लो, तो वो हो गया रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या कराएंगे, नाम से ही पता चल रहा है, टॉलेंस को जो रिड्यूस करा दे। तो वो वाले शुगर जो टॉलेंस को और फेलिंग्स को रिड्यूस करा दे वो रिड्यूसिंग शुगर, अदरवाइज नॉन रिड्यूसिंग। ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज और कीटोस, इस नाम पे हम लोग बाद में जाएंगे, अभी पढ़ाएगा कि ये जेनरिक नाम है, इस पे ध्यान नहीं देना ज्यादा कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है, इससे नहीं समझना है एटलीस्ट अभी के लिए। ठीक है, ऑल मोनोसेक्राइड वेदर एल्डोज कीटोस आर रिड्यूसिंग शुगर। तो अब एक और जेनरिक स्टेटमेंट दे दे, जनरल स्टेटमेंट हमेशा याद करने वाला होता है। जितने भी मोनोसेक्राइड्स है वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब बताओ मोनोसेक्राइड कौन कौन से पढ़े थे, मोनोसेक्राइड वो होते हैं जो आरएचएस में बनते थे। आरएचएस में कौन सा बने थे, एक तो हम लोग देख लिए थे एम से 2G बना था, मतलब ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, मतलब वो कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, शुगर खाने से क्या होगा, G+F, है ना। तो जी ग्लूकोज हो गया, ये तो पुराना हो गया। और फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज भी कैसा हुआ, रिड्यूसिंग शुगर हुआ। क्लियर, क्यों याद करा रहे थे वहां पे कि मोनोसेक्राइड पता होना चाहिए,
क्योंकि रिड्यूसिंग शुगर अगर बोला या फिर तुमको दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर ही है। ठीक, अब मोनोसेकेराइड का फर्दर जो पढ़ा रहा है उसको पढ़ लेते हैं। तो बोलता है मोनोसेकेराइड्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। तो बोलता है और भी क्लासिफिकेशन तरीका है, मोनोसेकेराइड को भी आपस में अंदर अंदर डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो ये तो पूरे कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के आधार पे डिवाइड। और जो उसमें फंक्शनल ग्रुप्स है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, हम लोग को नहीं पता है। तो इफ ए मोनोसेकेराइड कंटेन है एल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज एल्डोज। मोनोसेकेराइड में अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज बोलेंगे। इफ इट कंटेन्स ए कीटो ग्रुप, इट इज नोन एज कीटो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, क्लियर है। अगर कीटो ग्रुप है तो कीटोज बोल देंगे आंख बंद करके, है ना। जैसे ग्लूकोज, ओ एस वर्ड तो सब जगह ही आता है ना। वैसे कीटोन कंटेनिंग है तो कीटोस, एल्डिहाइड कंटेनिंग है तो एल्डिहाइड्स, एल्डोज। Number of carbon atom constituting the monosaccharide is also introduced in the name as evident from the examples given in table 14.1। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन भी इंट्रोड्यूस होता है नाम में। तो 3 कार्बन वाला को ट्राई बोल रहा है, जैसे 4 कार्बन वाला को टेट्रा, पेंट, हेक्स, हेप, ये तो हम लोग को नॉमेनक्लेचर सिस्टम पता है। तो इसमें एल्डिहाइड वाला भी हो सकता है और कीटोन वाला भी हो सकता है, 3 कार्बन वाला। कौन? मोनोसैकेराइड्स। याद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। ऊपर वाला जितना याद करने का उसमें एम्फेसाइज कर दिए थे हम लोग कि कौन कौन सा याद करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या था? मोनोसेक्राइड था, हम लोग को पता था। तो पहला कैटेगरी पढ़ा रहा है मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज को। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन द कंबाइंड फॉर्म। तो बोलता है अकेले भी मिलेगा और जोड़ जाड़ के भी मिलेगा। इट इज प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। राइप ग्रेप्स ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड एज फॉलोज। तो कैसे प्रिपेयर होता है ऐसा नीचे बता रहा है। तो अभी हम लोग एक प्रिपरेशन देख के आए क्या, सुक्रोज को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखो काम आ गया। तो कोई बोलेगा ग्लूकोज कैसे प्रिपेयर करते हैं, तो तुम बोल दो डायरेक्ट, दो तरीका से कर सकते हैं। एक तो माल्टोज को भी तोड़ के करते थे, है ना, और दूसरा सुक्रोज से भी कर सकते हैं। सुक्रोज इज बॉइल्ड विद HCl। तो बताए थे हाइड्रोलिसिस क्या होता है, कोई एसिड, देखो डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट मतलब क्या, एक्वस है, पानी है, और H2SO4 इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूट HCl लेंगे, अल्कोहलिक में ले लेंगे, पानी नहीं तो अल्कोहलिक सॉल्यूशन भी काम कर जा रहा है यहाँ पे। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड। ठीक है, तो अल्टीमेटली तुमको देखो यहाँ पानी लिखता है और H प्लस लिखता है, इतना ही ध्यान देना है। ठीक, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन गया। स्टार्च से भी बना लेंगे। स्टार्च कौन था? ओलिगोसैकेराइड था, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला लोग। स्टार्च के साथ और कौन कौन कॉम्प्लेक्स वाला लोग था, तो ग्लाइकोजन भी कॉम्प्लेक्स वाला ही होता है, और अपना कौन होता है, सेलुलोज भी कॉम्प्लेक्स वाला होता है। कॉमर्शियली ग्लूकोज इज ऑब्टेन बाय, तो कॉमर्शियली बोला फैक्ट्री वाला लोग तो यही करता है क्योंकि इजिली अवेलेबल होता है। इज ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च बाय बॉइलिंग इट विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन। कितना हुआ भाई, 120 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा थोड़ा। ठीक है, ऐसा करेंगे, 2-3 ATM प्रेशर भी बढ़ाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे नहीं कर रहा है, ज्यादा पे कर रहा है, और ग्लूकोज बना लेता है। तो कॉमर्शियली फैक्ट्री वाला लोग ऐसा बना रहा है, ऐसा बता रहा है बुक वाला लोग। ठीक है, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज देखने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा है। तो देखो ये अपना सुपरहिट तरीका है, रिव्यू राइटिंग तरीका जो पहले भी बताए हुए हैं, जिसमें अपन ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर अपन चैप्टर का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे अभी आई एम राइटिंग शॉर्टकट, यू शुड राइट इन फुल, फुल बायोमोलिक्यूल लिख देते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना। तो अपना चैप्टर का नाम बायोमोलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पे अपना पहला टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक, दिस इज द वे टू राइट। आई एम यूजिंग द डिजिटल सिस्टम, तो थोड़े हैंडराइटिंग इश्यूज होते हैं इसमें, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्या पढ़े, तो कार्बोहाइड्रेट में हम लोग पढ़े कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्या, पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, क्या होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, ये वाला लो, एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड भी हो सकता है पॉलीहाइड्रोक्सी, और पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH होंगे, और ये कीटोन्स भी हो सकते हैं। या फिर और विच प्रोड्यूसेस या फिर गिव्स सच यूनिट्स, कौन सा वाला यूनिट्स,
यही छोटा छोटा हम लोग को पता है, जैसे मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। या तो हाइड्रोलिसिस में ये बना दे, या तो खुद ऐसा ही हो। इन दोनों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ठीक, तो ये अपना पहला टॉपिक एक्चुअली हम लोग इंट्रो का पार्ट मानते हैं। नंबरिंग नहीं होता एनसीईआरटी में भी इस टॉपिक में। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि कुछ कार्बोहाइड्रेट स्वीट्स होते हैं, स्वीट है ना टेस्ट में। और इसको हम लोग इसलिए क्या बोल सकते हैं, शुगर्स भी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, शुगर भी बोल देते हैं। बट क्या बोलना पूरी तरह से सही है, नहीं नहीं, स्वीट वाले भी होते हैं और ये नॉन स्वीट भी होते हैं हमारे। ठीक है, तो नॉन स्वीट वाला आगे देखेंगे, अभी अभी याद रखेंगे। अब इसमें शुगर जब पढ़ाया था तो हम लोग को और कुछ बातें बताया था कि भाई साहब याद रखना कि सुक्रोज जो होता है वो होता है घर पे हाउस वाला जो फेमस शुगर होता है। फिर बोला भाई साहब एक और चीज़ याद रख सकते हो क्या, कि जो मिल्क रहता है उसमें कौन सा वाला शुगर होता है, उसमें होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। ओके, और और कुछ यहाँ पे पढ़ाया था कि फिर यहीं पे बोल दिया था कि कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज सैकराइड्स। शुगर वाला से वर्ड आया था सैकराइड्स। ऑल्दो ये बोलना पूरी तरह से सही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग को पता है कि नॉन स्वीट वाला भी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे। उसके बाद जो पहला टॉपिक था, तो एक्चुअल में हमारा फर्स्ट टॉपिक अब शुरू हुआ है। नंबरिंग जरूर देते हैं हम लोग, क्यों, इससे हम लोग को ट्रैक रहता है चीज़ों का। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला अपना हो गया, क्या है, क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इन लोग का क्या गोल था, हम लोग को क्या पढ़ाएगा कि भाई क्लासिफिकेशन कर दो कोई भी चीज़ का, क्योंकि पढ़ने में आसानी हो। क्लासिफिकेशन दो तरह का करा था, ध्यान देंगे, क्लासिफिकेशन दो तरह का करा था। फर्स्ट वाला को ज़्यादा पढ़ाया, इसलिए ऐसा लगता है कि एक ही तरह का हुआ था, या फिर यही याद रहता है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स, और क्या होगा तीसरा, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक, मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। ओलिगो का टेंडेंसी क्या था कि इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 से 10 यूनिट तक बनेगा। इसमें फर्दर नाम भी आ सकता है कि डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा वाला नाम भी यहाँ पे चलता है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल दे दिया था कि हो सकता है टूट करके सेम तरह का लोग भी बने, हो सकता है डिफरेंट तरह का लोग भी बने। तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे कौन सा दिया हुआ था, फेमस वाला अपना कौन सा, एस सुक्रोज से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। सेम तरह का किसमें बना था, माल्टोज को अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, 2 ग्लूकोज ही बनेगा। जी प्लस जी लिख दो या 2G लिख दो, 2 ग्लूकोज बनेगा। तो ये हम लोग को याद रखने वाला चीज था। मोनोसेक्राइड हम लोग को ज्यादा याद नहीं रखना था, तो टोटल मिला के बोलता है दुनिया में 20 ही मोनोसेक्राइड मिलते थे, है ना। और फेमस कौन था, GRF, देखो वो तो यहीं से याद हो गया हम लोग को, GRF। ठीक है, और एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ था, धीरे धीरे याद कर लेंगे अगर एक बार में नहीं हो पा रहा तो, बट GRF तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा। फिर पॉलीसेकेराइड पढ़ाया था, पॉलीसेकेराइड में हम लोग समझ गए थे कि अच्छा सारा कॉम्प्लेक्स वाला लोग आ जाएगा, जैसे स्टार्च, स्टार्च आ गया था यहाँ पे, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन, और अपना क्या आएगा यहाँ पे, ग्लाइकोजन के अलावा सेलुलोज आ सकता है, सेलुलोज भी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, सेलुलोज भी लिख देते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स में हम लोग को पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड को हम लोग नॉन शुगर भी बोलते हैं, आ गया नॉन शुगर, क्योंकि जरूरी है मिठास वाले लोग नहीं है, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, तो जेनरिक स्टेटमेंट हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे ये यहाँ पे ये वाला इंपॉर्टेंट हो गया है। वैसे ही जो सेकंड क्लासिफिकेशन था अपना, ये हुआ क्लासिफिकेशन नंबर 1, एंड दिस वन इज क्लासिफिकेशन नंबर 2। इसमें 2 तरह के लोग थे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, वो जो फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। तो इसमें क्या बताया था कि फेलिंग्स और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। इसमें बोला था, फिर से जेनरिक वर्ड, फिर से जेनरिक स्टेटमेंट, ऑल मोनोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स क्या हो गए थे, हमारा रिड्यूसिंग शुगर हो गए थे। तो हमारा मोनोसैकेराइड का एग्जांपल क्या होता है, हम लोग को पता है G और F तो होता ही है। अभी एक और देखें, कौन सा देखें, राइबोज भी देख लिए। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स के अपने, कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे इसको। नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो फेलिंग टॉलेंस को रिड्यूस ना करे, इससे ज़्यादा हम लोग को जानने की जरूरत नहीं है। फिर हम लोग को यहाँ पे टॉपिक नंबर 1 क्लासिफिकेशन था कार्बोहाइड्रेट का, और टॉपिक नंबर, डायरेक्ट टॉपिक नंबर अपना आएगा 2। टॉपिक नंबर 2 क्या है, पूरा का पूरा बड़ा सा टॉपिक, कौन है बड़ा सा टॉपिक, मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स को ही स्पेशली यहाँ पे पढ़ाएगा।
मोनोसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स लिखना पड़ता है क्योंकि स्पेलिंग स्पेलिंग सब कुछ ध्यान रहे, पता हो कि हाँ यही चीज था। मोनोसेकेराइड्स में क्या है कि फंक्शनल ग्रुप बताया कि भाई दो तरह से मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं, है ना, दो तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है उसमें, और नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से भी होता है नाम। तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड वाला होता है तो मोनोसेकेराइड्स वैसे वाले को क्या बोल देंगे, एल्डोज। और अगर कीटोन मिला तो उनको क्या बोल सकते हैं हम लोग, कीटोस। एक बात ये बताया, दूसरा नंबर ऑफ कार्बन से बताया था कि मोनो डाई ट्राई सब कुछ यूज हो सकता है, तो ये तो खैर नोमेनक्लेचर में भी यूज होता है, तो इसके बारे में क्या ही हम लोग को ज्यादा लिखना है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये बताया, दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, पॉइंट नंबर 2 इसी के अंदर मोनोसेक्राइड्स के अंदर की बातें कर रहे हैं कि ये लोग हम लोग को पढ़ा दिया ग्लूकोज, और बोला भाई साहब ग्लूकोज जो होता है यहाँ मिलता है, हनी में मिलता है, इसमें मिलता है, उसमें मिलता है। और फिर उसका पढ़ा दिया हम लोग को प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन में हम लोग को पढ़ाया दो, प्रिपरेशन नंबर 1 और प्रिपरेशन नंबर 2। प्रिपरेशन नंबर 1 में कैसे बताया कि भाई डाइसैकेराइड को अगर तुम करोगे तो डाइसैकेराइड कौन है, कम से कम ग्लूकोज का डबल वाला, C12H22O11। डाइसैकेराइड को हाइड्रोलिसिस कर दो, H2O, हाइड्रोलिसिस, एसिड उसिड यहाँ पे दिखेगा, है ना, पानी, एसिड उसिड दिखेगा, C6H12O6 बनेगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि ये कौन है, ये सुक्रोज है, तो S से क्या बनता था, G+F, G+F। क्या दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बिल्कुल, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में अंतर आएगा जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग को पता है स्टार्च और सेलुलोज से भी बनता था, तो C6H10O5 का होल एन, क्या ये याद रखना है, नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो स्टार्च सेलुलोज कॉम्प्लेक्स वाला लोग, कॉम्प्लेक्स कौन, पॉलीसेकेराइड्स। इसमें भी अगर तुम पानी डालोगे, या पानी पता नहीं कितना डालना है क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला तो लिख नहीं रहे, तो एन लिख देते हैं, NH2O। इसमें भी H+ के प्रेजेंस में क्या बना देंगे, इसमें क्या बना देंगे, इसमें भी प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज ही बनाएंगे, ये रहा एन ग्लूकोज बन गया हमारा। ठीक है, बाकी टेम्परेचर प्रेशर कुछ कुछ यूज करेगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग को पढ़ाया, बायोमोलिक्यूल कहाँ पढ़ रहे थे अपन, यहाँ तक पढ़ रहे थे। ठीक है, ये रहा अपना प्रिपरेशन, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते स्ट्रक्चर पे। ठीक है, बोला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चलो यूज कर लिए, सारे सारे जितने भी अभी तक इक्वेशन इक्वेशन दिख रहे थे सब में हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज कर लिए। ठीक, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से काम थोड़ी चलेगा, एग्जैक्ट बताइए आपको बनाएंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल C6H6 को तो बहुत तरीके से हम लोग बना सकते हैं दुनिया में। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग को ये समझना है कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कुछ भी आप लिख दीजिए, स्ट्रक्चर कैसे बनाना है ये बताइए, है ना। स्ट्रक्चर बताना है कि कैसे बनाएंगे, कॉपी में जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में दिख रहा है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, एल्डिहाइड, इसमें 4 हाइड्रोक्सी है, तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड लग रहा है ये। तो पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन दोनों हो सकता है। तो ये लोग बोल रहे हैं जब ये लोग खोजा हो जा, वो बात की बात है, भी देखेंगे कैसे कैसे खोजा, बट क्या बोल रहा है, डिफाइन कैसे किया है, ग्लूकोज क्या होता है, एल्डो हेक्सोज होता है, हेक्स मतलब 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, एल्डो मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। ठीक है, एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रॉज, एक फैंसी सा नाम भी है डेक्सट्रॉज। इट इज द मोनोमर ऑफ मेनी ऑफ द लार्जर कार्बोहाइड्रेट, तो हम लोग देखें कि भाई बहुत सारे लार्जर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने से ये बन जाता है मोनोमर की तरह, नेमली स्टार्च, सेलुलोज। तो इससे तो प्रिपरेशन भी देख लिया हम लोग ग्लूकोज का। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबेंडेंट, प्रोबेबली बोल रहा है, प्रोबेबली हाँ हो सकता है, मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है अर्थ में। ठीक है, इससे क्या करना है अपने को, स्ट्रक्चर खोजना है, बताइए भैया स्ट्रक्चर कैसे खोज रहे हो। इट वाज असाइन द स्ट्रक्चर, बोलता है कि असाइन किया गया स्ट्रक्चर गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एविडेंस, तो बोलता है इन सबूतों के आधार पर हम ये निश्चय पे पहुंचे हैं, रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो सबूत क्या है इसके बाद देखते हैं, और क्या सबूत जो भी ये लोग जुगाड़ रहा है, या फिर सबूत क्या होता है केमिस्ट्री में, लैब में जाएगा, कुछ केमिकल मिलाएगा, टेस्टिंग कर लेगा। तो ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये लोग, ये हम लोग को पहले पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है, ये हम लोग देखेंगे। क्यों, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को लगता है शायद पहले पढ़ाया होगा, हम ही लोग से मिस हो गया है। बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे नया है जो पहले नहीं पढ़ाया गया है, वी विल चेक। इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी इतना। अब भाई बात ऐसा उठता है, आप बता रहे हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, लेकिन आपको पता कैसे चला। तो ये हम लोग को बढ़ा दिया गया है क्लास 11 के चैप्टर 1 में, याद करो एक क्वेश्चंस होते थे इम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला। तो इम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते थे हम लोग,
कि परसेंटेज दिया होता था कार्बन का, तो हम लोग एक कंपाउंड के अंदर परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना कार्बन होगा, कितना हाइड्रोजन होगा, कितना ऑक्सीजन होगा, है ना। तो सपोज ये निकल रहा है 20%, ये निकल रहा है 40%, सपोज ये सब हाइपोथेटिकल नंबर है। तो ये भी 40% हो गया, रिमेनिंग 3 ही लोग हैं तो, है ना। उसके बाद हम लोग उसका जो मास होता था उससे डिवाइड डिवाइड करते थे और फिर रेशियो से निकालते थे एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर हम लोग निकालते थे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो निकाल सकते हैं, इन शॉर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, मान लिए 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन है। अब बोलता है HI के साथ हीट कीजिएगा आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो एन हेक्सेन बनेगा। अब ये हम लोग को कहीं नहीं पढ़ाया कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक ब्रह्मास्त्र टाइप का चीज है। ये क्या करता है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, एल्डिहाइड या हाइड्रोक्सी कोई भी हो, इन सबको ये रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस करना मतलब अल्टीमेटली हाइड्रोजन दिखेगा सिर्फ कार्बन के साथ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब गायब। तो क्या दिखा, एन हेक्सेन दिखा, 6 कार्बन वाला हेक्सेन दिखा। तो समझ गए कि क्या रहा होगा, स्ट्रेट चेन रहा होगा, सजेस्टिंग दैट ऑल 6 कार्बन एटम आर लिंक्ड इन स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन रहा होगा, कैसे क्यों बोले, क्योंकि चांसेस है, इससे हम लोग को ये समझ में आ गया, चांसेस है कि HI जो है वो रिंग को नहीं तोड़ सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ बेंजीन रिंग हो या फिर कोई रिंग हो, ठीक है, क्या इस रिंग को HI तोड़ पाएगा हीट करने से, ऐसा क्या एन हेक्सेन इससे ही बना देगा? तो जवाब होगा नहीं बना पाएगा। इसलिए पता चल गया कि ये जरूर स्ट्रेट ही चेन रहा होगा, इसमें भले कहीं कहीं OH है और कहीं कहीं एल्डिहाइड के रूप से, सबको रिड्यूस कर देंगे हम लोग और ऐसा बना देंगे। क्लियर? तो ये सबूत मिल गया कि भाई चलो स्ट्रेट चेन वाला एक कंपाउंड बनाना है, 6 कार्बन वाला स्ट्रेट चेन, उसमें सजाना है कहाँ कहाँ ऑक्सीजन, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है टोटल, 6 है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पता चल गया। सजा देना है कहाँ कहाँ होगा। तो थर्ड, इसके लिए थर्ड टेस्टिंग किया कि भैया कितना OH होगा और कितना CH होगा, ये खोजना है अपने को। कितना एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है, ये भी तो नहीं पता था अभी तक ये नहीं पता है कीटोन है कि एल्डिहाइड है। तो इन्होंने सोचा कि चलो कार्बोनिल वाला टेस्ट कर लेते हैं। कार्बोनिल टेस्ट क्या होता है कि कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, ये वाले टेस्ट ये लोग देंगे। तो ये देखो हम लोग पुराने चैप्टर में ये पढ़ रखे हैं। लेट मी जस्ट क्विकली टेक यू थ्रू दिस। तो ये देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था ये कौन देता था, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कार्बोनिल कार्बन देता था, C डबल बॉन्ड O। ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। इसमें देखो कौन कौन सा रिएक्शन दिया होता। तो रिएक्शंस में ये रहा सम एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें 4 दिया हुआ था, HCN को ऐड कराना, ये देखो फर्स्ट HCN ऐड हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, मान लेते हैं ऐसा कुछ बन जाता है साइनोहाइड्रीन टाइप का। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड को ऐड कराता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को ऐड कराता है, नंबर 2। ये सारा कौन देता है, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों देता है। ग्रिग्नार्ड को भी ऐड करा सकते हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल भी करा सकते हैं, कीटल और हेमीएसिटल ये बनता है, याद है, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का है। तो हम लोग को ऊपर वाला याद रखना है और ये याद रखना है। अमोनिया डेरिवेटिव भी रिएक्ट हो जाता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों से, ठीक है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये लोग बोल रहा है कि हम लोग रिएक्ट कराए हाइड्रोक्सिल अमीन से, अमोनिया डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव टू फॉर्म ऑक्सीन। अच्छा, चलो हम लोग वो टेबल देख लेते हैं जिसमें अमोनिया डेरिवेटिव का सारा दिया था रिएजेंट और प्रोडक्ट प्रोडक्ट दिया था, ठीक है। ये देखो ये रहा अमोनिया का डेरिवेटिव, इसमें कुछ भी लग सकता है, जेड OH भी लग सकता है, अभी OH लगा के ही हम लोग बना रहे हैं। और फाइनली ये बनेगा और उसके बाद ये बनेगा, वो इंटरमीडिएट था और ये फाइनल बनेगा। अब देखो कहीं पे दिख रहा है ऑक्सीजन, दिख रहा है। तो अगर जेड का वैल्यू OH रहा, NH2 के साथ OH रहा, तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ऐसा एल्डिहाइड कीटोन दोनों में हो जाता है। यही करके ये लोग देख रहा था कि होता है क्या, तो देखा हो गया। इस वाले कार्बन में मतलब क्या रहा होगा, कार्बोनिल रहा होगा, एक बना मतलब एक कार्बोनिल रहा होगा। OH वाला लोग क्या ये रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है ना, नहीं देगा। तो मेरे को यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो दोनों किया, HCN से भी ऐड करा के दिखा, दोनों से हो गया। तो गिव साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन बन गया। दीज रिएक्शन कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। क्या ये बताया एल्डिहाइड हो कि कीटोन है, एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये बता पाया, नहीं बता पाया। ये सिर्फ ये बता रहा है कि कार्बोनिल तो है, एटलीस्ट एक कार्बोनिल तो है। तो जरूर कोई टेस्ट करना पड़ेगा जिससे एल्डिहाइड और कीटोन पता चले। तो एक टेस्ट क्या था एल्डिहाइड कीटोन का, कि हम लोग टॉलेंस और टॉलेंस रिएजेंट और फेलेंस रिएजेंट यूज करें। लेकिन टॉलेंस और फेलेंस के साथ एक दिक्कत क्या है कि ये लोग ना काफी सारा एक्सेप्शन होते हैं इनके, एक एक्सेप्शन एनसीईआरटी भी दिया हुआ है, जाके देख लेना, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। अदरवाइज हम लोग कोई और रिएजेंट यूज करना चाहेंगे लैब में जो पुख्ता हो एकदम, मतलब उसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो, एल्डिहाइड और कीटोन अलग अलग बता देता है एकदम 100%। तो हम लोग क्या यूज किए, ये भी हम लोग पहले नहीं पढ़े हुए, ब्रोमीन वाटर यूज किया। ब्रोमीन वाटर क्या करता है,
एल्डिहाइड को वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहा होगा ये भी। टॉलेंस एजेंट क्या करता, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक बना देता। फेरेंस एजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक बना देता है। वैसे ब्रोमीन वाटर क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या ये कीटोन को कर पाता था, नहीं कर पाता था। तो मतलब पता चल गया अगर कार्बोक्सिलिक बना है तो जरूर ये कीटोन तो नहीं रहा होगा, ये क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा कार्बन नंबर 1 पे। तो ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज टू 6 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। कार्बोक्सिलिक बना क्या, हाँ बन गया। मतलब वो क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा। क्यों, क्योंकि हमने तो वीक ऑक्सीडाइजिंग वाला यूज किया था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया था, जो कीटोन को रिएक्ट कराने में सक्षम नहीं है। देखो लिखा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लाइक लाइक बोला है, मतलब और भी एग्जांपल हो सकते हैं, हमारा मन किया तो हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। दिस इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप क्या रहा होगा, एल्डिहाइड रहा होगा। तो बेसिकली हम लोग को ये पता चल गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये होता है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में रहे होंगे, उसके बाद कार्बोनिल कार्बन रहा होगा। हाइड्रोक्सिल अमीन टेस्ट से ये पता चल गया हमें, हाइड्रोजन साइनाइड से भी। और कार्बोनिल में एल्डिहाइड था कि कीटोन था, ये बात हम लोग को ब्रोमीन वाटर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करके पता चल गया। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि ठीक है, एक कार्बन पे अपना एल्डिहाइड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कार्बन में जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसा कैसा है। अब देखो हाइड्रोक्साइड दो तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाला मान लो अपन बनाते हैं, तो ये जो OH है, अगर इसका पूरा वैलेंसी पूरा करो, तो OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसका डिग्री हाइड्रोक्साइड का भी डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको 1 डिग्री OH है कि 2 डिग्री OH है कैसे पता चलेगा। तो ये जो कार्बन है, ये एक कार्बन से लगा हुआ है ना, लेफ्ट में सिर्फ एक कार्बन है, राइट में और कोई कार्बन तो है नहीं। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन वाला जो OH है उसको बोलेंगे 1 डिग्री OH है ये। ठीक है, प्राइमरी प्राइमरी हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई OH लगा होगा, तो ये कार्बन इधर लेफ्ट में एक कार्बन, राइट में एक कार्बन, तो ये कौन सा कार्बन हुआ, 2 डिग्री कार्बन हुआ, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब क्या अंतर क्या होता है, दोनों का रिएक्शन अलग अलग तरह से होता है। सपोज हम लोग को एल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कराना है, तो कभी बीच वाला तो हो नहीं पाएगा कन्वर्ट। क्यों, क्योंकि बीच में कभी एल्डिहाइड कैसे हो सकता है, यहाँ पे दो वैलेंसी पहले से था। ठीक है, एक OH था और एक H रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम डबल बॉन्ड O ले भी आए अगर, तो ये तो कीटोन कहलाएगा। तो ऑक्सीडेशन बीच वाला का जनरली इतना आसानी से हो नहीं पाता है, साइड वाला का आराम से हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग को कार्बोक्सिलिक वगैरह बनाना है या हम लोग को कोई और रिएक्शन कराना है, तो 1 डिग्री वाला जो रिएक्शन है वो अलग होता है, 2 डिग्री वाला बहुत सारा रिएक्शन नहीं दे पाता, 2 डिग्री वाला OH। अब हम लोग को स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का पता चल गया। हम लोग को ये पता करना था कि कितना सारा OH प्राइमरी था। अब कोई बोलेगा सर प्राइमरी OH तो सिर्फ यही वाला हो सकता है ना जो टर्मिनल में होगा, एक टर्मिनल में CHO है, पता चल गया, तो एक ही रहा होगा प्राइमरी OH। बाकी सब तो सेकेंडरी हो गया ना, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया कि लेफ्ट में कार्बन राइट में कार्बन। तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता था ना कि इसी कार्बन पे एक और OH लगा हुआ है, तो 2 OH हो गया। ठीक है, इसी पे एक और भी हो सकता था, 3 OH हो जाए, 3 प्राइमरी OH हो जाए। तो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता था, तो हमने क्या किया, हमने एक ऐसा वाला टेस्ट यूज किया जो सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल देता है। तो कौन सा वाला टेस्ट है, ये एस्टरिफिकेशन वाला है। एस्टरिफिकेशन क्या होता था कि अल्कोहल ROH प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, कि हम लोग एनहाइड्राइड यूज कर लिए, है ना, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव होता है। एसिटाइल भी यूज कर सकते हैं, COCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे OH के साथ रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली एस्टर बनाते हैं। एस्टर कैसा फॉर्मूला होता है, RCOO R डैश, है ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को ये पता करना था कितना प्राइमरी है, ये हम लोग को पता नहीं है। अगर हर बार तुम्हें ये लग रहा है ये पता ही है, तो फिर हम लोग टेस्ट क्या कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं था स्ट्रक्चर, हम बस रिएक्शन करते थे और देखते थे प्रोडक्ट क्या बनता है। अब कोई पूछेगा सर देखते कैसे थे, तो देखने का बहुत सारा रीजन होता है। या तो कलर दिख जाता है, कि हमें पता होता है कुछ कंपाउंड्स के कलर, कुछ कंपाउंड्स को हम लोग और तरीके से टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें कुछ डालेंगे तो कलर चेंजेस हो जाएगा, है ना। या फिर एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप एसीटेट है तो वो क्या प्रॉपर्टी शो करता है, वो चेक कर लेते हैं कि एसीटेट बना है कि नहीं बना है। तो बहुत सारा तरीका होता है जिससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि प्रोडक्ट क्या बना होगा। तो हम लोग देखें क्या, कि एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को अगर हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करिए, तो ऐसा एसिटेट टाइप का कुछ बन गया। ठीक है, याद है एसिटेट, सोडियम एसिटेट क्या होता था, ये CH3COO Na, तो एसिटेट ही तो बोलते थे इस ग्रुप को। ये एक्चुअल में क्या है, RCOO, लेकिन इस बार Na की जगह क्या दिखेगा यहाँ, R डैश, तो एसिटेट ग्रुप ही बोलते हैं इसको।
एस्टर बोलते हैं वैसे टेक्निकली। एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कर लो, कार्बोक्सिलिक के साथ कर लो, किसी के साथ भी कर लो, कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव के साथ, गिव्स ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, 5 एसिटेट बन गया, ठीक है, पेंटा एसिटेट विच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ 5 OH ग्रुप। तो ये जो एस्टरिफिकेशन वाला था, अब हम लोग को ये पता था कि एस्टरिफिकेशन वाला 1 डिग्री भी देता है और 2 डिग्री भी देता है। तो सबसे पहले तो ये देखना था कि OH है कितना, तो OH हम लोग को पता चल गया 5 है। तो अभी ये वाला टेस्ट सिर्फ ये बताएगा कि 5 OH है। जैसे पहला वाला टेस्ट क्या बताया था, इसके ऊपर वाला, कि कार्बोनिल है। अब कार्बोनिल एल्डिहाइड वाला है, कीटोन वाला है, वो ये वाला टेस्ट बताया था। तो अभी हमारा काम अधूरा रह गया। इस वाले टेस्ट से सिर्फ ये पता चल पाया है कि 5 OH रहे होंगे, क्योंकि पेंटा एसिटेट बना है, पेंटा मतलब 5, ठीक। और डिफरेंट कार्बन आइटम्स पे लगा हुआ है, अलग अलग जगह एसिटेट बना, इससे हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को ये पता करना है कि भाई कितना सारा प्राइमरी और कितना सारा सेकेंडरी है। तो हम लोग एक टेस्ट किए, क्या टेस्ट किए, एक तो ये वाला लिया अपना ओरिजिनल वाला कंपाउंड, और एक ले लिए इस ओरिजिनल वाला कंपाउंड को जब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से किए थे एल्डिहाइड को, तो क्या बन गया था, कार्बोक्सिलिक। तो फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक बनाया हुआ एक कंपाउंड ले लिया जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। इन दोनों को ऑक्सीडाइज जब किए, देखो नाइट्रिक एसिड से, अब ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये किस पे काम करेगा, सिर्फ सिर्फ 1 डिग्री OH पे आ गया। तो ये जो 6 नंबर है अपना, वो क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट 1 डिग्री OH वर्सेस 2 डिग्री OH को डिफरेंशिएट करने के काम आया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड जो है, ग्लूकोज को और ग्लूकोनिक एसिड को, मतलब इस वाले को और इस वाले को, दोनों को डाई कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर दिया। डाई कार्बोक्सिलिक में मतलब कोई भी टर्मिनल पे OH रहे या उससे ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग पार्ट रहे। OH के ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग क्या होता है, CHO, कीटोन, है ना। और थोड़ा ऑक्सीडाइज कर देंगे तो कहाँ, COH। तो ये रहे चाहे ये रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनको, है ना, जब तक वो टर्मिनल पे है, मतलब लास्ट वाला या फिर 1 डिग्री है, ये दोनों ही OH में, COH में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। अब इसमें तो एक पहले से COH था, एक ये था, तो ये देखा गया कि हाँ ये भी एक और बनाता है, बस ऐसा नहीं कि बीच वाला लोग बन गया, बीच वाला लोग कार्बोक्सिलिक नहीं बना। इससे क्या बताया, दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन द ग्लूकोज, क्लियर। तो बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल वर्सेस सेकेंडरी को डिफरेंशिएट कौन किया, नाइट्रिक एसिड। अल्कोहल है कि नहीं और कितना है वो कैसे पता चला, पेंटा एसिटेट बना के, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन से, ठीक। यहाँ तक हम लोग आ गए, क्या कहाँ तक आ गए, हम लोग को पता चल गया कि एक CHO है और CHO हमेशा टर्मिनल पे ही होता है। हम लोग को पता चल गया 6 कार्बन ऐसे करके अटैच्ड है, 5 6, ठीक है, 6 कार्बन अटैच्ड है। हम लोग को ये पता चल गया एक है ये वाला OH और बाकी सब बीच वाला OH, यहाँ पे और यहाँ पे, क्लियर। इतना कुछ हम लोग को पता चल गया है। अब इससे भी थोड़ा और एग्जैक्ट जाना था, तो किसने दिया, फिशर साहब ने बताया। The exact spatial arrangement of different OH group was given by Fisher after studying many other properties। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव थे ना, तो राइट में OH और लेफ्ट में OH अलग अलग स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो फिशर साहब ने काफी सारा और एक्सपेरिमेंट किया जो हम लोग को स्कोप के बाहर है। इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड एज 1, सो ग्लूकोनिक एसिड इज रिप्रेजेंटेड एज 2 एंड सैकरिक एसिड एज 3। तो 2 COH वाला ये रहा, एक COH वाला को क्या बोले, ग्लूकोनिक। ग्लूकोज से अगर एक COH बन गया, CHO कन्वर्ट हो गया तो ग्लूकोनिक, दोनों बन गया तो सैकरिक, है ना। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर दे दिया, किसने दिया, फिशर साहब ने, ठीक। तो इसमें अपने को क्या करना है, क्या याद रखना है, ग्लूकोज में ये याद रख सकते हैं कि सिर्फ ये जो कार्बन नंबर 3 है, CHO1, ये कार्बन नंबर 2 होता है। देखो ये क्या होता है इसमें, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये कैसे लिखते हैं पता है, इसमें वर्टिकल वाले लाइन पे कार्बन चेन रखते हैं, कार्बन चेन, और कार्बन चेन का 4 वैलेंसी होता है, तो 2 हाथ इधर रहा होगा, हॉरिजॉन्टल 2 हाथ रहा होगा सबका। तो ये ऐसे करके बना देते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6। और जनरली जो है रूल है कि जो फर्स्ट वाला होता है वो मेन फंक्शनल ग्रुप रहता है, ऊपर सबसे टॉप में कौन सा रखते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप। ये रूल्स है, ये सब रूल्स हम लोग को पढ़ाया नहीं NCERT, बट ये रूल्स होते हैं। तो तुम देखो CHO जनरली ऊपर है या COH ऊपर रहता है, जनरली ऐसा ही करते हैं अगर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो तुम याद रखना थर्ड वाले में लेफ्ट में है, बाकी सब राइट में है OH, जितना भी सेकेंडरी OH है, प्राइमरी OH को तो मतलब ही नहीं है ना राइट लेफ्ट से। तो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D प्लस ग्लूकोज। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन शुरू होता है। अब हम लोग जो है हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में पढ़े थे कि एक टॉर्च होता है ना, उसमें से लाइट निकालते हैं, पोलैरीमीटर बोलते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, और राइट में अगर रिफ्लेक्ट हुआ लाइट तो हम लोग बोलते थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसके लिए स्मॉल d यूज करते थे, स्मॉल d या प्लस।
अगर किसी सॉल्यूशन से लाइट पास कराए, सपोज ये घोल है, ये कंपाउंड है, मान लेते हैं ग्लूकोज ये, अगर उससे लाइट राइट में वो हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया, बेंड हो गया, वो कौन सा लाइट है, स्पेशल लाइट है जिसका पोलैरिमीटर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो हम लोग स्मॉल डी या फिर उसको प्लस बोलते थे। क्या नेकेड आई से कोई कंपाउंड को देख करके ये प्लस और स्मॉल डी बता सकते हैं? दुनिया में कभी भी नहीं बता सकते हैं। 100% याद रखना है, नेकेड आई से देख करके प्लस डी, प्लस या फिर स्मॉल डी, इसी का सिनोनिम है ऐसा मानो। वैसे ही माइनस का और क्या बोलते थे, लिवो रोटेटरी, दोनों सेम चीज है। क्या इसको कभी भी नेकेड आई से देख करके कोई भी कंपाउंड को, दुनिया का कोई भी कंपाउंड को नेकेड आई में, मतलब नेकेड आई से देख के मतलब ऐसे डायग्राम वग्राम बना के बता सकते हैं प्लस माइनस? नहीं बता सकते हैं, याद रखना, ये एक्सपेरिमेंट करके ही पता चलता है। ठीक है, एक को प्लस बोलेंगे, दूसरे को माइनस बोल देते हैं, उसके दूसरे वाले पार्ट को, दूसरा वेराइटी को इनफैक्ट। तो ग्लूकोज इज करेक्टली नेम इज कैपिटल डी और प्लस दोनों, क्या ये दोनों सेम चीज है? नहीं। कैपिटल डी एक नया नॉमेनक्लेचर है शायद, जो पहले कभी हम लोग पढ़े नहीं है, इसको अभी देखेंगे। ये हम लोग पढ़े हैं हेलोएल्केन्स हेलोएनेंस में। इसके जगह और क्या यूज कर सकता था ये, स्मॉल डी। डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कन्फिगरेशन, कन्फिगरेशन जो हम लोग आज तक पढ़े नहीं, अभी बताएंगे वो क्या होता है। वेयर एस प्लस, बोला दोनों अलग है, वेयर एस प्लस रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रो रोटेटरी, आ गया, डेक्स्ट्रो मतलब स्मॉल डी, है ना। तो ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से आता है नाम, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव है ना सारा, चार चार वैलेंसी है और चारों डिफरेंट है, देखो बताए थे ना ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है। तो देखो इस कार्बन पे एक OH, नीचे इतना बड़ा ग्रुप 3 4 कार्बन का, ऊपर एक CHO, लेफ्ट में एक H, चारों डिफरेंट हुआ, तो सारे यहाँ पे स्टार मार्क कार्बन है या फिर ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस हिसाब से नाम आता है। कन्फिग्रेशन वगैरह हम लोग प्लस माइनस देखते हैं किसके हिसाब से, पोलैरिमीटर किधर रोटेट कर रहा है इनको, वो हम लोग को नेकेड आई से कुछ पता नहीं होता है, कोई बता देगा तो हम लोग मान लेंगे, अच्छा ठीक है तुम बता रहे हो प्लस है तो ठीक है मान लेते हैं। It should be remembered that capital D and L have no relation with the optical activity of the compound. They are also not related to, क्यों? क्योंकि स्मॉल डी भी तो प्लस और माइनस ही है, तो कैपिटल डी कैसे रिलेट हो सकता है इनसे? बिल्कुल नहीं रिलेटेड है। द मीनिंग ऑफ डीएल नोटेशन इज एज फॉलो, अब सिखाया कि डीएल क्या होता है, लाइफ में पहली बार सिखाया। तो बोला देखो एक स्टार मार्क कार्बन ले लो, स्टार मार्क मतलब ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, उसका क्या होता है क्राइटेरिया कि चारों वैलेंसी अलग अलग दिखना चाहिए, एक्स वाई जेड डब्लू, है ना। ये देखो डब्लू एक्स, इसको बोल दो, इसको वाई, इसको जेड, चारों अलग अलग है ना। कोई एक सेम नहीं है, कोई दो भी सेम नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी अच्छा यहाँ भी अच्छा फिर भी बोल लेंगे, नहीं, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हुआ फिर। ठीक है, तो बोला कि ये रेफरेंस नॉमेनक्लेचर है सिर्फ, इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है या फिर नीचे से फर्स्ट जंक्शन वाला कार्बन, चार वैलेंसी वाला, उसमें OH अगर राइट साइड है तो कैपिटल डी। क्लियर क्या बोला ये लोग? बोला कि कुछ नहीं है, एक रेफरेंस सिस्टम है बस, ठीक है। ये रेफरेंस सिस्टम में अगर OH राइट साइड है तो बोलते हैं प्लस डी, डी बोलते हैं कैपिटल डी। तो बेसिकली बेसिकली ये जो प्लस साइन है ये इस कॉन्फ़िगरेशन से कोई रिलेटेड नहीं है, बट ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल आइसोमर एक प्लस वाला लेंगे और फिर उसको हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश की है। ठीक है, प्लस वाला ऑप्टिकल आइसोमर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, उसको ड्रॉ करने की कोशिश की है और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि मतलब OH राइट साइड में मिला है, तो इसका नाम क्या पड़ा, डी। ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल डी से डिराइव हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने कन्वेंशन बनाया कि अगर राइट साइड OH है ना, लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन पे, असिमेट्रिक कार्बन कौन होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन जिसमें चार डिफरेंट वैलेंसी हो, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है? नहीं है। दो H मतलब कि दो सेम ग्रुप जो कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता है, दोनों डिफरेंट होना चाहिए, X है तो ये Y होना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम लोग डी बोलेंगे और इसको हम लोग एल बोलेंगे, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। The letters D और L before the name of any compound indicate the relative configuration। रिलेटिव चीज क्या होता है, किसी के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में दुनिया में कोई भी कंपाउंड को कैपिटल डी बोल कैपिटल एल बोलते हैं, इनके रिस्पॉन्स में। कार्बोहाइड्रेट्स में तो ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ऑफ ए पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, ऑफ ए पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ए कंपाउंड। तो स्टीरियोआइसोमर्स क्या होते हैं, जनरली दो होते हैं, प्लस वाले और माइनस वाले, इनैंशियोमर्स भी बोलते हैं इनको। तो एक पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लस वाला लिए, उसका कन्फिगरेशन देखे कैसा होता है पेपर में बना के। पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर ऑफ ए कंपाउंड विद रिस्पेक्ट टू कन्फिगरेशन, अभी कन्फिगरेशन बनाए कैसे, कुछ कन्वेंशन के आधार पे, है ना, कुछ नियम कानून के आधार पे जो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, रिस्पेक्ट टू कन्फिगरेशन ऑफ सम अदर कंपाउंड, कन्फिगरेशन ऑफ विच इज नोन। ठीक है, तो हम लोग एक किसी का भी जो नाम लिख रहे हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू इसके कन्फिगरेशन से रिलेट करेंगे। इन द केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट
दिस रिफर्स टू देयर रिलेशन विद ए पार्टिकुलर आइसोमर ऑफ, पार्टिकुलर आइसोमर मतलब जैसे प्लस वाला आइसोमर से रिलेट कर लो, ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, वन एसिमेट्रिक कार्बन ये वाला स्टार मार्क कार्बन, ऑप्टिकली एक्टिव वाला कार्बन। ग्लिसरल्डिहाइड कंटेन्स वन एसिमेट्रिक कार्बन एटम एंड एग्जिस्ट इन टू एनांशियोमेरिक फॉर्म। टू एनांशियोमेरिक फॉर्म जनरली कौन सा होता है, प्लस और माइनस, ठीक है। राइट को राइट रोटेट किया और लेफ्ट रोटेट किया। तो दो से ज्यादा कब हो सकता है, जब एक से ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हो। यहाँ तो एक ही है ना ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन, चेन कितना का है, 3 ही कार्बन का तो है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्या, नहीं, इसमें चारों सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाला को तो देखते भी नहीं ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। ये वाला है क्या, नहीं है। तो कौन सा है, सिर्फ एक ही कार्बन है, तो उसका एक ही कार्बन का फिर तो दो ही ऑप्शन बचा, प्लस और माइनस। तो दोनों को बना दिया गया है। तो प्लस आइसोमर ऑफ ग्लिसराइड हैज डी कन्फिगरेशन। तो ये कोइंसिडेंस है, सिर्फ ऐसा नहीं मानना है कि प्लस मतलब तो स्मॉल डी होता तो यहाँ भी कैपिटल डी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये बस कन्वेंशन ऐसा था कि प्लस और ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं और इसको हम कॉपी में ड्रॉ किए कुछ कन्वेंशन से, तो पता चला अच्छा यही वाला राइट साइड निकला हो उसको डी बोलेंगे। ऐसा कन्वेंशन टाइप्स बना दिया, नियम कानून बना दिया। इट मीन्स दैट व्हेन इट्स स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज रिटन ऑन पेपर, देखो पेपर में लिखे हैं, फॉलोइंग स्पेसिफिक कन्वेंशन, है ना, किसी ने इंसान बनाता है ना कन्वेंशन, ऐसा थोड़ी कि केमिकल ऐसा ही था, which you will study in higher class, वो कन्वेंशन पढ़ना नहीं है हम लोग को एनसीईआरटी में। the OH group lies on the right side of the structure, all those compound, दुनिया में फिर सारा कंपाउंड को बनाने की कोशिश किए, which can be chemically correlated to D plus isomer of glycerol। D plus isomer कौन हुआ, ये वाला, क्योंकि प्लस वाला का ही देखे रिस्पेक्ट में, प्लस वाले जो ग्लिसरॉल का प्लस वाला था उसको देखें बना के, फिर देखिए ऐसा राइट साइड है, इसका नाम दे दिया डी। तो इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे दुनिया में बाकी लोग को और बोल देंगे कि वो भी डी तभी होगा जब ऐसा दिख रहा है। whereas those which can be correlated with L minus, मतलब लेफ्ट साइड OH दिख जाए तो L configuration बोल देंगे वैसे को। in L minus isomer OH group is on left hand side as you can see in the structure। for assigning the configuration of monosaccharides, अब बोला ग्लूकोज तो बहुत बड़ा चेन है, उसमें तो बहुत सारे स्टार मार्क कार्बन है, देखना कौन से वाले स्टार मार्क कार्बन को है, यहाँ तो सिर्फ एक ही था। तो फिर नियम बनाया गया, इट इज द लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन। लोएस्ट क्या, हम लोग बोले थे ना कि ये फंक्शन ग्रुप को कार्बन नंबर 1 बोलते हैं जनरली, 1 2 3 4, ये रहा 5, है ना। तो लोएस्ट असिमेट्रिक कार्बन क्या, 6 वाला असिमेट्रिक कार्बन है ना। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, नहीं है। तो कौन सा हुआ लोएस्ट असिमेट्रिक, ये हुआ। तो तुमको ये ध्यान रखना नीचे से सेकंड वाला कार्बन, है ना, ये वाला 4 वैलेंसी डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। इसको देखेंगे अब, इसमें देखो यहाँ पे राइट साइड में OH आया, तो पक्का ये कौन सा ग्लूकोज रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, डी ग्लूकोज, है ना। और ऑप्टिकली एक्टिव देखा गया पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट, तो ये प्लस भी निकला था, तो इसको क्या नाम दे दिया, डी प्लस ग्लूकोज, क्लियर। विच इज कंपेयर्ड एज इन प्लस ग्लूकोज OH, तो प्लस ग्लूकोज लिए और उसको पेपर में बनाए तो पता चला राइट साइड ही आ रहा है OH, तो उसको डी भी बोल दिया कि चलो प्लस के साथ डी भी निकला, ये भी is on the right side which is compared to plus glyceride, so plus glucose is assigned D configuration। other asymmetric carbon atom of glucose are not considered for this comparison। और कोई कार्बन को मत देख लेना asymmetric कार्बन को, बहुत सा कार्बन है, 6 कार्बन है। asymmetric कितना है उसमें, 1 2 3 4, बीच वाला चारों, क्योंकि चारों का 4 डिफरेंट वैलेंसी है, सिंगल वैलेंसी, वो भी चारों डिफरेंट। ऑल्सो द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लिसरॉल इज रिटन इन अ वे दैट मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, देखो आ गया नियम, बता दिया अब इस बार। मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन जो है टॉप पे रखता है जनरली। तो मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन कौन होता है, जनरली जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कार्बोक्सिलिक रहता है तो वो रहता टॉप पे, है ना, क्योंकि उसका सीनियोरिटी ज्यादा होता है एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है। तो बोलता है मोस्ट ऑक्सीडाइज, तो मोस्ट ऑक्सीडाइज जनरली टॉप पे रहता है, या फिर तुम अपने नॉमेनक्लेचर सिस्टम से समझ लेना, जो प्रायोरिटी में रहता था, है ना, जब नंबरिंग करते थे तो जिसको प्रायोरिटी मिलता था वो टॉप पे रहेगा जनरली, ठीक है। होपफुली यहाँ तक क्लियर है, बहुत कुछ हम लोग समझ लिए, बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं, बहुत कुछ हम लोग रिव्यू भी अपडेट कर लेना चाहिए। तो इतना कुछ ये लोग निकाल लिया, ये स्ट्रक्चर भी निकाल लिया, डी प्लस ग्लूकोज भी समझ गया ये लोग, है ना, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन भी हम लोग समझ गए, फिर भी गड़बड़ होगा, फिर भी गड़बड़ होगा। अभी हम लोग को वही रिएजेंट बताया गया था जो ऊपर वाले में सबको सक्सेसफुल कर रहा था। अब हमारे कुछ एल्डिहाइड कीटोन्स के रिएक्शन ऐसे हैं जो फेल भी हो जाएंगे, और फिर लोगों को डाउट आना शुरू होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एल्डिहाइड तो था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो वो हम लोग को देखना है, इसलिए साइक्लिक स्ट्रक्चर आया। इतना मेहनत के बावजूद इनका कुछ ऐसे केमिकल टेस्ट थे जो फेल हो रहे थे, और वो बता रहे थे कि शायद CHO नहीं है स्ट्रक्चर में। तो हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा 3 मेन पॉइंट दे रखा है यहाँ पे जो
फेल हो गया और अल्टरनेट स्ट्रक्चर का डिमांड करने लगा कि कुछ तो है। तो डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव सिफ वाला टेस्ट, इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NHSO3। तो क्या ये वाला रिएक्शन हमने देखा है? बिल्कुल। तो हम लोग जब बता रहे थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के एग्जांपल्स दिए हुए, एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो कार्बोनिल में होता है सारे रिएक्शंस। HCN ये दे दिया था, है ना, पिछले बार बता दिया था हम लोग कि HCN ये देता है, इसका बात नहीं किया था, ठीक है। और अल्कोहल वाला का बात भी नहीं किया था, अमोनिया डेरिवेटिव का बात किया था। तो ये भी ये देता है, लेकिन अमोनिया डेरिवेटिव में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ लिखा हुआ है सिर्फ। तो ये वाला जब रिएजेंट यूज किया, जेड के जगह आर यूज किया गया, हम लोग को पता है ना, NH2Z होता था और NH2Z में ये रहा NH2Z, और जेड क्या होता है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है। तो NH2OH के साथ तो रिएक्शन कर गया था, ऑक्सिजन ऑक्सिजन बन गया था, लेकिन NH2R के साथ जब रिएक्शन कराया तो ये वाला टेस्ट फेल हो गया। कौन फेल हो गया? कार्बोनिल कार्बन अगर अल्डिहाइड था तो ये टेस्ट फेल नहीं होना चाहिए। वैसे एक और टेस्ट फेल हुआ, कौन सा टेस्ट फेल हुआ? हाइड्रोजन सल्फाइड वाला, ये रहा हाइड्रोजन सल्फाइड। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी एडिशन रिएक्शन होना चाहिए था, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनना चाहिए था, ये भी फेल हो चुका था। ठीक, तो दो जगह ये लोग फेल हो चुके हैं। तो एल्डिहाइड पे डाउट होने लगा कि एल्डिहाइड है भी कि नहीं है। देखो ये पूरा स्टोरी कहाँ ले जा रहा है, ये पूरा स्टोरी अपने को वैसा ही ले जा रहा है जैसे रिजोनेंस जाता है ना, कि रिजोनेंस में लोगों को लगता था यहाँ यहाँ और यहाँ है, बाद में कुछ लोगों को पता चला नहीं नहीं नहीं, जो कार्बन नंबर सपोज इसको 1 और 2 के बाद सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं नहीं यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा फिर लोगों को लगने लगा। तो रिजोनेंस बताया नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 दोनों एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, इधर से इधर स्विच मारते रहता है ये, ठीक है। तो बीच का रास्ता केमिस्ट्री निकाल लेता है जब फंस जाता है, यहाँ पे भी बीच का रास्ता निकालेगा कि एल्डिहाइड है भी और नहीं भी है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, फिर दूसरा क्या हुआ कि पेंटा एसीटेट जो था, तो पेंटा एसीटेट हम लोग वापस देखते हैं एक बार घूम करके, पेंटा एसीटेट कहाँ पे बना था, हाँ ये रहा, ये पेंटा एसीटेट बना था। तो पेंटा एसीटेट में CHO अभी भी है ना, तो CHO वाला रिएक्शन होना चाहिए था। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जब पेंटा एसीटेट था तो पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज को रिएक्ट हमने कराया हाइड्रोक्सिलामीन से। हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है? NH2OH। पहले ये वाला टेस्ट पास हो गया था कि एल्डिहाइड है, लेकिन इस बार नहीं हुआ, तो ऐसा लग रहा है जैसे CHO है ही नहीं। पेंटा एसीटेट में CHO गया कहाँ? CHO तो था पेंटा एसीटेट में, तो सिर्फ एसीटेट OH वाले पोजीशन पे बनता था, तो एक नंबर पे तो CHO था, बट ये वाला टेस्ट फिर क्यों नहीं दे रहा है? तो यहाँ पे भी डाउट हो गया लोगों को। थर्ड एक और इंटरेस्टिंग चीज बना, जब कोई भी कंपाउंड को सॉलिडिफाई वगैरह करते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है, यहाँ पे दो दो स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहा था। ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर अल्फा एंड बेटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज melting point 419 is obtained by crystallization from concentrated solution of glucose at 303 Kelvin, while beta form भी मिल रहा था crystallization from hot and saturated aqueous solution of 371 at 371 Kelvin, ठीक है। तो दो दो फॉर्म मिला, है ना, स्ट्रक्चर्स मिला, तो लोगों को डाउट हो गया कि ये एक तो नहीं है खेल। दिस बिहेवियर कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय द ओपन स्ट्रक्चर वन ऑफ ग्लूकोज, इट वाज प्रपोज्ड दैट वन ऑफ द OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप, तब लोगों को क्लिक करने लगा। तो अभी जब एल्डिहाइड की टोर में एक रिएक्शन पढ़ाया था जिसका लगता था कि कोई लॉजिक ही नहीं है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, कौन सा? कार्बोनिल का रिएक्शन अल्कोहल के साथ दिख रहा है, CHO ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्ट हो रहा है, OH ग्रुप के साथ रिएक्ट होकर ऐसा कुछ कुछ बनाता है, एसिटल एसिटल बोलते हैं हम लोग, है ना, कीटल भी बोल सकते हैं अगर कीटोन रहता है तो। यहाँ पे भी ये लोग यही प्रपोज कर रहा था, एल्डिहाइड कीटोन में वो रिएक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया था क्योंकि अल्टीमेटली बायोमोलिक्यूल में सब काम आना था। तो इन लोग बोला अंदर अंदर ये जो अपना CHO था ना कार्बन नंबर 1 पे, और बहुत सारा OH होता है, तो पता चला कार्बन नंबर 5 का जो OH है, कार्बन नंबर 5 का जो OH है, ये दोनों आपस में रिएक्ट हो रहा है और रिएक्ट होके कुछ बना रहा है। क्या बना रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एसिटल हेमी एसिटल बोलते हैं। OH ग्रुप में ऐड टू द CHO ग्रुप एंड फॉर्म ए साइक्लिक हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। कार्बन नंबर 1 और 5 जुड़ गया, टोटल कार्बन कितने हुए? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन, तो रिंग कितने का होगा? 6 वर्टेक्स वाले रिंग होंगे, 6 वर्टेक्स, लेकिन एक वर्टेक्स पे कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और एक CH2OH जो था 6 नंबर कार्बन, ये बेचारा अलग से एक ब्रांच की तरह दिखेगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्रांच की तरह, ये देखो 6 मेंबर रिंग दिख रहा है बेंजीन की तरह, एक ऑक्सीजन है एक वर्टेक्स पे, बाकी वर्टेक्स पे कार्बन है,
सारे वर्टेक्स पे कार्बन है और एक कार्बन ब्रांच की तरह दिख रहा है, ठीक है। बाकी कार्बन में जो OH है वो तो दिख ही रहा है, ठीक है। हेमीएसिटल स्ट्रक्चर, इट वाज फाउंड दैट, तो बोला अंदर अंदर रिएक्शन होके ऐसा हो जा रहा है। It was found that glucose forms a six-membered ring in which OH at C5 is involved in ring formation. ठीक है, पांचवा नंबर कार्बन वाला OH जो है वो रिंग बना रहा है। This explains the absence of CHO। बोला इससे तो एक्सप्लेन कर पा रहे कम से कम। बोला लेकिन CHO फिर एकदम ही नहीं है, तो फिर रिएक्शंस कैसे शो कर रहा है CHO वाला? तो फिर बोला गया एकदम नहीं है वाला खेल नहीं होता है, जैसे बेंजीन में है ना, सिंगल भी नहीं है टोटल डबल भी नहीं है C1 और C2 के बीच में, ठीक है, वैसे ही एकदम नहीं है वाला खेल को खारिज करना है, दोनों अपना इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। This explains the absence of CHO group and also existence of glucose in two forms as shown below. These two cyclic forms exist in equilibrium with open chain structure. आ गया? Exist in equilibrium with open chain structure. Very important line. यही पे सारा कॉन्सेप्ट है, नहीं तो लगेगा यार CHO जब नहीं है या तो नहीं है, हमेशा यही लगता है हम लोग को। लेकिन इक्विलिब्रियम में है, दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोल रहा है लोग। फ्री CHO है भी और नहीं भी। द टू साइक्लिक हेमिस्टिल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अब बोलता है दो स्ट्रक्चर बना पाए हम लोग इसमें भी। कैसा? कार्बन नंबर 1 पे OH है ना, राइट साइड, CHO था ना यहाँ पे, CHO से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से एक OH ही रह गया, ठीक है। ये देखो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसका एक OH ऐसे, एक बॉन्ड यहाँ यूज हो गया और दो दो में से एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो एक फ्री बॉन्ड में OH दिख रहा होगा, ठीक है। इसी को एसिटल बोलते हैं, वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में पढ़ाया गया है। तो OH राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी। बाकी सब नीचे वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, वो तो ग्लूकोज में भी था। ये देखो, यहाँ से यहाँ तो चेंज कर भी नहीं सकते हम लोग, अलाउड भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 5 और 1 के बीच में हुआ है कुछ कुछ खेल, और 5 नंबर तो रिंग बना रहा है, तो 1 नंबर पे जो OH नया आया वो राइट साइड भी आ सकता है और लेफ्ट साइड भी आ सकता है, तो नया आइसोमर का जरूरत पड़ा डिफाइन करने का। Two cyclic hydroxyl forms of glucose differ only in configuration of the hydroxyl group at C1, और इसीलिए इनको कुछ नाम देना था, तो एनोमरिक कार्बन बोला, तो एल्डिहाइड कार्बन बिफोर साइक्लाइजेशन। तो ये कौन सा कार्बन था? इस पे एल्डिहाइड था साइकिल बनने से पहले। सच आइसोमर अल्फा फॉर्म एंड बेटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर्स। तो देखे थे दो स्ट्रक्चर था हमारे पास, अल्फा और बेटा फॉर्म। द 6-member cyclic structure of glucose is called pyranose structure। 6 नंबर वाला को पायरानोज बोल दिया, क्यों? क्योंकि इसको पायरेन बोलते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से। ऐसा एक स्ट्रक्चर था 6 मेंबर वाला, जिसमें जिसमें एक ऑक्सीजन होता है वर्टेक्स पे और पांचों वर्टेक्स पे कार्बन होता है, तो इससे मिलता जुलता लगा लोगों को, भले डबल बॉन्ड नहीं है कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे, बट पायरेन से डिराइव करके नाम दे दिया कि ग्लूकोज, वो ऐसे ही लगा देते हैं, पायरानोज नाम दे दिया। इन एनालॉजी विद पायरेन, पायरेन इज अ साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 1 ऑक्सीजन एटम एंड 5 कार्बन एटम इन द रिंग। एक ऑक्सीजन और 5 कार्बन होगा। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज मोर करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय हैवर्थ स्ट्रक्चर, जो कि दिख रहा है। तो कार्बन नंबर 1 पे OH नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, एक को बेटा बोलेंगे और एक को अल्फा बोलेंगे। कार्बन नंबर 2, 3, 4 पे कभी भी कोई चेंजेस नहीं करेंगे, 2, 3, 4 पे कभी भी चेंजेस नहीं करेंगे अल्फा और बेटा में, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे चेंजेस दिखेगा। क्लियर है ना? और फिफ्थ में जो ब्रांच है वो तो है ही एक कार्बन का ब्रांच, 5th नंबर पे एक कार्बन का ब्रांच, ठीक है। तो ये 2-3 बार बनाना है और फिर कंफर्टेबल हो जाएगा चीज़ें। रिव्यू में लिखना है जैसे रिव्यू बताया गया है। इस रिव्यू को हम लोग और फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करेंगे, ताकि चैप्टर का एक मैप बने कि चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। नाउ कम्स फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज की तरह ही है फ्रक्टोज। हम लोग फ्रक्टोज कहीं पढ़े हैं क्या? हम लोग पढ़े हैं G+F। कौन देता था? सुक्रोज। सुक्रोज जो हमारे घर के शुगर होते हैं उसमें मिला जाता है, उसको अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज पढ़ा दिया गया, मोनोसेक्राइड टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, ग्लूकोज पढ़ाया गया। अब दूसरा क्या टारगेट है इनका? फ्रक्टोज। तीसरा अगर पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? राइबोज। 3 था मोनोसेक्राइड हमारे ग्रुप में। तो फ्रक्टोज, अब इसका फॉर्मूला क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज के जैसा ही था, C6H12O6। अब हम लोग देखेंगे ग्लूकोज से ये कैसे अलग है, जरूर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस रहा होगा। फ्रक्टोज इज एन इंपॉर्टेंट कीटो हेक्सेस। हो गया, वो एल्डो हेक्सेस था, ये क्या है? कीटो हेक्सेस। मतलब उसमें एल्डिहाइड ग्रुप था, इसमें कीटोन यहाँ दिख रहा है। और कीटोन हमेशा ब्रिज में हो सकता है, कभी टर्मिनल में नहीं हो सकता। टर्मिनल मतलब कॉर्नर्स में, कॉर्नर में हो ही नहीं सकता कभी। कीटोन कीटोन हमेशा बीच में ही हो सकता है। तो ये रहा 2 नंबर कार्बन पे दिख रहा है। इट इज ऑब्टेन along with glucose by the hydrolysis of disaccharide sucrose। ये हम लोग को पता था पहले से। It is a natural monosaccharide found in fruits, honey and vegetables. In its pure form, it is used as sweetener. It is also an important ketohexose. Clear? It is also important ketohexose.
हेक्स भी है, 6 कार्बन वाला ही है, लेकिन इस बार कीटो है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर निकला? फ्रक्टोज क्या है? कीटो हेक्सेस। ग्लूकोज क्या था? एल्डोहेक्सेस, एल्डिहाइड था उसमें। बहुत मेहनत की तो हम लोग को पता करने में एल्डिहाइड। इसको पता कर लेंगे क्या? हाँ पता कर लेंगे। क्या एल्डिहाइड वाला टेस्ट देगा? एल्डिहाइड वाला टेस्ट देगा। एल्डिहाइड और कीटोन वाला कॉमन टेस्ट तो देगा, है ना? कौन सा? अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्ट होने वाला। और बाकी भी कौन सा बाकी वाला हम लोग किए थे? NHSO3 वाला, उसमें फेल हो गया था। ठीक है, तो फेलियर वाला टेस्ट हम लोग नहीं देखेंगे। तो हम लोग मेनली देखते हैं कि ऑक्सीजन बना था कि नहीं बना था। वो हमारा एक तगड़ा टेस्ट था। दूसरा HCN वाला था, ये भी टेस्ट ये दे रहा होगा। फिर कैसे पता चलेगा यहाँ कीटोन रहा होगा? तो हम लोग टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट यूज करेंगे, लेकिन वो पुख्ता टेस्ट नहीं होता है। तो इसके जगह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या यूज किया हम लोग? ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर यूज करेंगे। और ये वाला रिएक्ट नहीं होगा तो समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ रिएक्शन नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक नहीं बना होगा, तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है ना? कीटोन रहा होगा। तो कार्बोनिल है ना? और कार्बोनिल में HCN वगैरह रिएक्शन दे रहा है, लेकिन ब्रोमीन वाटर वाला नहीं दे रहा है, मतलब कीटोन रहा होगा। तो ये पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो मान लिया है कि हम लोग को ये सब आता होगा अब, कि हम लोग कैसे इसका स्ट्रक्चर निकाले होंगे। Fructose also has the molecular formula इतना, and on the basis of its reaction it has found to contain a ketonical functional group at carbon number 2। कार्बन नंबर 2 पे कीटोन दिखा। बेसिस ऑफ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं एनालिसिस। 6 कार्बन स्ट्रेट चेन वाला भी रिएक्शन हम लोग को पता है क्या होता है, एज इन द केस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की तरह ही सारा हो सकता है। तो स्ट्रेट चेन कैसे निकाले थे? HI वाले रिएक्शन से। सारा का सारा रिड्यूस होके क्या बन जाएगा? CH दिखेगा। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। अब डी और बेटा है हम लोग को, कैपिटल और कैपिटल डी किससे होता है? ग्लिसरल डिहाइड से कंपेयर करके। ग्लिसरल डिहाइड में अगर OH राइट में था, कौन सा OH? सेकंड लास्ट या फिर लास्ट असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन कौन कौन सा यहाँ पे? ये है, नहीं है। इसमें डबल बॉन्ड है, ये भी नहीं है। इसमें क्यों नहीं है फर्स्ट वाला? क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। थर्ड वाला है क्या? हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंट सा कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है इस कार्बन के ऊपर। इस कार्बन के नीचे भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रुप है, राइट में H है, लेफ्ट में OH है, तो ये है असिमेट्रिक कार्बन। ये है क्या? ये भी है। ये है क्या? ये भी है। तो लास्ट असिमेट्रिक कार्बन पे देखते हैं। अब देखो ये राइट साइड बनाया हुआ है, मतलब समझ जाना था ये क्या रहा होगा? कैपिटल डी। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल हम लोग स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं। क्या प्लस और माइनस स्ट्रक्चर देख के बता सकता है? नहीं बता सकता है। तो कैपिटल डी के साथ प्लस होता है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकला? यहाँ पे माइनस निकला। निकल गया इंटरेस्टिंग बात। तो कैपिटल डी के साथ हमेशा प्लस लगेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस तो लीवो और डेक्स्ट्रो रोटेटरी बताता है, जो एक्सपेरिमेंट से ही निकल सकता है। इट बिलोंग्स टू डी सीरीज एंड इज ए लीवो रोटेटरी। इट इज अप्रोप्रिएटली रिटन एज डी माइनस फ्रुक्टोज। सही बात। इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर एज सोन। ओपन चेन स्ट्रक्चर तो ये रहा राइट साइड में अपने। इसका भी 2 साइक्लिक फॉर्म निकला, डी माइनस बाय द एडिशन ऑफ OH ऑन C5। तो इसमें भी रिएक्शन हो गया अंदर अंदर। क्यों? क्योंकि वो जो एसिटल वाला था वो कीटल भी देता था। देखो यहाँ पे क्लियर लिखा होता है, एसिटल कीटल दोनों देता है। कीटोन भी ये रिएक्शन देता है, इसलिए पढ़ाया गया था उस समय एल्डिहाइड कीटोन्स में। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि 2 नंबर पे कीटोन था, ये देखो 2 नंबर पे। वो कीटोन अपना डबल बॉन्ड O को OH में कन्वर्ट कर लेगा, और एक O जो है ऐसे करके C5 के साथ बना रहा होगा बॉन्ड। इस बार इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि 2 नंबर इन्वॉल्व हुआ है, 1 नंबर कार्बन नहीं हुआ है, तो 2 और 5, 4 कार्बन ये वाला हो गया अपना स्ट्रेट चेन वाला, और एक ऑक्सीजन हो गया। अब कितना मेंबर रिंग बनेगा? सिर्फ 5 मेंबर रिंग बनेगा, फ्यूरॉन की तरह। 5 मेंबर में एक कौन है? एक है ऑक्सीजन। द रिंग दस formed is a 5-member ring and is named as furanose with analogy to the compound furan. Furan is a 5-member cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atom। ठीक है, अब उसमें 2 नंबर कार्बन पे कभी OH राइट पे, कभी OH लेफ्ट पे। लेफ्ट पे है तो हम लोग बेटा बोलेंगे, राइट पे है तो हम लोग अल्फा बोलेंगे। कैपिटल डी क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग को पता था OH लास्ट असिमेट्रिक कार्बन पे, OH राइट पे होता है, तो हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं। तो वो किसमें देखते हैं? ओपन चेन स्ट्रक्चर में देखते हैं। इसमें नहीं देखेंगे, ओपन चेन स्ट्रक्चर में देख के बताएंगे। The cyclic structure of 2 anomers of fructose are represented by Haworth structure as given। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना बना के प्रैक्टिस कर लेना है। इस बार 2 कार्बन ब्रांच की तरह दिखेगा। एक यहाँ पे 2 नंबर वाला कार्बन, 2 नंबर कार्बन पे एक ब्रांच दिखेगा, 1 नंबर वाला कार्बन, और एक 6 नंबर वाला कार्बन, जो कि ग्लूकोज में भी दिखता था। इस बार 2 ब्रांच है, इसलिए जो रिंग बना है वो कितना बना है? छोटा बना है। पिछले बार 6 मेंबर का रिंग था, जिसमें एक ऑक्सीजन होता था वर्टेक्स में, बाकी सब कार्बन होता था। 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन। इस बार बना 5 मेंबर रिंग, 1 ऑक्सीजन और 4 कार्बन। ठीक है। फ्यूरानोज क्यों? क्योंकि फ्यूरान नाम का स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से था, उससे मिलता जुलता दिखा, तो हम लोग नाम रख दिए फ्यूरानोज। ठीक है, तो ये हमारा मोनोसेकेराइड कंप्लीट हुआ।
सो मोनोसेकेराइड हमारा हो गया था पूरा, है ना। तो अब चल लेते हैं डाइसेकेराइड पे। डाइसेकेराइड क्या होता है? डाइसेकेराइड के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग पहले से? हाँ, कुछ कुछ तो जानते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग ये जानते हैं कि एक डाइसेकेराइड अपना सुक्रोज था जो अपने को क्या देता था? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब हम लोग को कुछ कुछ बातें पता चल गया कि फ्रक्टोज एक्चुअली में जो हम लोग जाने वो डी है और माइनस है। ठीक है, डी और माइनस है। ग्लूकोज क्या होता है? डी और प्लस। प्लस और माइनस साइन क्या बताता है? कि भाई इस घोल से अगर तुम लाइट को मारोगे, पोलैरिमीटर टॉर्च को मारोगे, तो राइट साइड अगर रोटेट हुआ जो कि ग्लूकोज में होगा तो प्लस बोलेंगे, और लाइट अगर लेफ्ट साइड हुआ तो माइनस बोलेंगे, है ना। तो सुक्रोज जी प्लस एफ देता था। दूसरा डाइसेक्राइड हम लोग क्या जानते हैं? दूसरा डाइसेक्राइड हम लोग जानते हैं जो अपने को माल्टोज था, जो टू टाइम्स दो ग्लूकोज बना देता था, है ना। या फिर बोल सकते हैं दो ग्लूकोज को जोड़ने से माल्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ने से अपना सुक्रोज बनता है। तो यही पढ़ाएगा डाइसेक्राइड में, मेनली यही दोनों पढ़ाएगा। लेट्स सी, you have already read that disaccharides on hydrolysis with dilute acid or enzymes yield two molecules of either the same or different monosaccharide। तो ये different वाला एग्जांपल था, ये सेम वाला था। The two monosaccharide are joined together by an oxide linkage। oxide linkage अभी देखेंगे कैसे है। formed by the loss of water molecule, formed by the loss of water molecule। Such a linkage between two monosaccharide units through oxygen atom is called ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो नया फैंसी नाम आ गया। दो मोनोसेक्राइड कैसे जुड़ा होता है? ग्लाइकोसाइडिक से। अब ऐसा कोई एग्जांपल पहले हम लोग देखे हैं क्या कि दो लोग जुड़े और एक पानी निकल जाए? तो बिल्कुल देखे हैं। देखो कार्बोक्सिलिक, ध्यान देना है, कार्बोक्सिलिक से हम लोग एनहाइड्राइड बनाते थे। एनहाइड्राइड क्या होता है? एनहाइड्राइड मतलब होता है पानी का निकलना, पानी का निकलना। तो देखो कैसे बनता था, पारडैश बोल देते हैं। तो एक पानी निकाल दो इन दोनों में से, एक पानी, चलो यहाँ से एक OH ले लेते हैं, यहाँ से एक H ले लेते हैं, और जो बचा उसको बना दो। तो लेट्स सी एनहाइड्राइड कैसा दिखेगा। ये होता है अपना एनहाइड्राइड। देखा, लेफ्ट और राइट वाला आया है, और लेफ्ट और राइट वाला ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ा हुआ है। दिख रहा है, ऑक्सीजन लिंकेज से जुड़ा हुआ है। क्या सेम चीज यहाँ दिख रहा है? इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। समझ आ गया? क्लियर? हम्म। तो इन डाइसैकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, तो बोलता है डाइसैकेराइड में रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड अपने आप में क्या होता था? रिड्यूसिंग शुगर होता था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लेकिन अगर जुड़ने के बाद, डाइसैकेराइड बनने के बाद, उनका जो रिड्यूसिंग वाला ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन होता है जनरली रिड्यूसिंग ग्रुप, क्योंकि टॉलेंस और फेरेंस को ये लोग रिड्यूस करता है, वो बॉन्डेड है। बॉन्डेड है मतलब फ्री नहीं है, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। तो डाइसैकेराइड भी रिड्यूस नहीं कर रहा होगा तो नॉन रिड्यूसिंग, तो डाइसैकेराइड तो नॉन रिड्यूसिंग भी हो सकता है और रिड्यूसिंग भी हो सकता है। लेकिन मोनोसैकेराइड तो हमेशा रिड्यूसिंग होता था, ये हम लोग को पता है, उसमें तो फ्री ही रहता है। अभी हम लोग देखे कि CHO जो है, ये जो रिंग है और जो ओपन चेन है, ये दोनों एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो ओपन चेन में CHO होता है क्या? ओपन चेन में देखो कीटोन होता ही है। वैसे ओपन चेन ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में कीटोन होता था, ग्लूकोज में CHO होता था, एल्डिहाइड होता था। तो क्या ये रिड्यूस करेगा टॉलेंस को? करेगा। तो अल्टीमेटली हम लोग को बस ये समझना है, कीटोन हो या फिर एल्डिहाइड हो तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है। और हम लोग को एक और चीज ध्यान रखना है कि रिंग वाला स्ट्रक्चर को आइसोलेटेड नहीं समझना है, रेजोनेंस को आइसोलेशन में कभी नहीं पढ़ते हम लोग। ऐसा समझना है कि इसके साथ साथ इसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो भी होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसी से हम लोग समझ पाएंगे रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कुछ। फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखते हैं। ऐसा हम लोग को पता है कि जिस कार्बन में ऑक्सीजन लगा होता था, ऑक्सीजन से ही चेन बनता था ना। CHO या कीटोन जो भी ग्रुप होता था वही ना चेन बनाता था, ऐसे करके एसिटल ऑक्सीटल। तो ये चेन जो इसी कार्बन से बना होगा, और इसी कार्बन में CHO आया होगा ओपन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये राइट साइड में अब बिजी हो गया है, राइट साइड में ऑक्सीजन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना के बिजी हो गया। तो क्या ये रिड्यूसिंग होगा? नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं राइट वाले कंपाउंड में। राइट वाले कंपाउंड में दिख रहा है 2 नंबर, 2 नंबर पे ऑक्सीजन लिंकेज है। 2 ही नंबर पे कीटोन होता था फ्रक्टोज में, है ना, 2 नंबर पे कीटोन होता था। अब 2 नंबर वाला कार्बन लेफ्ट साइड बिजी हो गया है, राइट साइड जो था वो तो था, लेफ्ट साइड बिजी हो गया। तो क्या ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में कीटोन फ्री है इसका? है ना। क्या कार्बन नंबर 2 पे कीटोन बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। या कार्बन नंबर 1 पे ये बन पाएगा अपना एल्डिहाइड ग्लूकोज का? नहीं बन पाएगा। तो सुक्रोज कैसा आएगा? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर? क्योंकि इसका फ्री ही नहीं है। अगर फ्री होता, जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, हम लोग को पता है ना, ग्लूकोज में 1 नंबर वाला कार्बन पे देखना होता था, वहां से HO बन सकता है। 1 नंबर कार्बन कहाँ रहा? ये रहा। क्या इसका इसका नया कोई नया बॉन्ड आ गया? हाँ, 3 बॉन्ड आ गया। लेफ्ट में 2 रिंग का तो है ही, राइट साइड एक नया बॉन्ड हो गया। तो क्या ये डबल बॉन्ड कभी बना पाएगा? ऐसा डबल बॉन्ड के लिए 2 वैलेंसी फ्री होना चाहिए ना। क्या इसका डबल बॉन्ड बना पाएगा तुरंत? नहीं बना पाएगा, नया बॉन्ड आ गया एक राइट साइड में। वैसे ही
फ्रक्टोज में 2 नंबर कार्बन पे कंसंट्रेट करना है, 2 नंबर कार्बन पे भी नया बॉन्ड दिख रहा है, मतलब ये कीटोन नहीं बना पाएगा फ्लिप करके। अब कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, एज सिंपल एज दैट। तो ऑन द अदर हैंड sugars in which these functional groups are free are called reducing sugar, for example maltose and lactose। तो बोलता है maltose और lactose में ये लोग फ्री होते हैं। तो एक नीचे एग्जांपल देखते हैं कहीं पे जाके, माल्टोज उल्टोज बना हुआ होगा, हाँ बना हुआ है। लेफ्ट साइड क्या है, ग्लूकोज, राइट साइड क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज में CHO किस में होता है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, तो हम लोग को पता है ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड। वो कितने नंबर कार्बन पे होता है, 1 नंबर। क्या 1 नंबर इसका फ्री है, लेफ्ट साइड वाले का 1 नंबर फ्री है क्या, 2 बॉन्ड तो इधर से जो होता है रिंग का वो तो है ही, राइट साइड में एक नया बॉन्ड आ गया, नहीं फ्री है, डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा ये, ठीक है, लेफ्ट वाला ग्लूकोज डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इसके कारण ये तो रिड्यूस नहीं करेगा कुछ। राइट साइड देखते हैं, राइट साइड में फिर कौन सा कार्बन देखना है, ग्लूकोज है, मतलब कौन सा कार्बन देखना है, कार्बन नंबर 1 पे देखना है। कार्बन नंबर 1 क्या ये फ्री फील हो रहा है, बिल्कुल फ्री फील हो रहा है, ये नॉर्मली स्ट्रक्चर दिख रहा है कि 2 बॉन्ड जो होता था वही है, और इधर वाला जो 2 बॉन्ड होता था, क्या ये फ्लिप मार के CHO बना पाएगा, बिल्कुल बना पाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। क्लियर, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि रिड्यूसिंग शुगर क्यों हुआ है। तो वन ऑफ द कॉमन डाइसैकेराइड इज सुक्रोज व्हिच इज ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो देखो ऑन द अदर हैंड सुक्रोज इन विच दिस फंक्शनल ग्रुप, शुगर्स इन दिस फंक्शनल ग्रुप आर फ्री आर कॉल्ड रिड्यूसिंग, माल्टोज और लैक्टोज रिड्यूसिंग होता है, लेकिन अपना जो घर वाला शुगर है कौन, सुक्रोज, वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। वन ऑफ द मोस्ट सुक्रोज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन है, और सुक्रोज से क्या बनेगा हम लोग को पता है, ग्लूकोज बनेगा और फ्रक्टोज बनेगा, G+F, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। अब ज्यादा एक्यूरेट वर्ड क्या लिखेंगे, D- फ्रक्टोज के लिए और ग्लूकोज के लिए D+। इक्विमोलर मिक्सचर मतलब एक मोल ये बनेगा, एक मोल ये बनेगा। These two monosaccharides are held together by a glycosidic linkage between C1 of alpha D glucose। अब दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है तभी तो ये सुक्रोज बना होगा। तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर में क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे एक ऑक्सीजन बॉन्ड के थ्रू, NC2, ठीक है, तो इधर का C2 इधर का C1 यूज हो रहा है, ये याद करना पड़ेगा, ज्यादा कोई तरीका नहीं है अपने पास इसका। Since the reducing group of glucose and fructose are involved in glycosidic bond formation, sucrose is non-reducing sugar। Non-reducing हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं क्यों है, क्योंकि फ्रक्टोज का 2 नंबर कार्बन देखना है, क्या है, फ्री है, नहीं है, ग्लाइकोसाइडिक बन चुका है इसमें नया, तो इसमें कीटोन नहीं बन पाएगा इसका बेचारे का। वैसे ही ग्लूकोज लेफ्ट साइड में कार्बन नंबर 1 देखेंगे, क्या वो फ्री है, नहीं, वो ग्लाइकोसाइडिक बनाने में बिजी हो गया है, तो ये भी बेचारा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर वाला CHO नहीं बना पाएगा, फ्लिप नहीं कर पाएगा अपने आप को। सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो, अब एक नया खेल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाला। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्या, लाइट राइट मोड़ता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, लेफ्ट मोड़ता है तो लीवो मोड़ते हैं, है ना। अब क्या होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग, तो पहले देख लेते हैं लाइट मार के। तो पहले सुक्रोज लिए होंगे मान लो, इसमें लाइट मार के देखे, लाइट मार के देखे तो ये डेक्स्ट्रो निकला, मतलब लाइट राइट साइड मोड़ रहा था। फिर हम लोग इसको हाइड्रोलिसिस कर दिए, हाइड्रोलिसिस कर दिए तो अंदर क्या बना होगा, अंदर हम लोग को पता है G+F बना होगा। अब इंटरेस्टिंग बात, F होता है माइनस, मतलब लेफ्ट मोड़ता है लाइट को, और G होता है प्लस। अब दोनों एक एक मोल है ना, दोनों एक एक मोल है, तो दोनों अगर इक्वल मोड़ता तो लाइट बीच से पार हो जाता। हम लोग बोलते कि भाई लाइट कुछ सो ही नहीं कर रहा है, बीचों बीच पार हो गया, ना राइट टर्न हुआ ना लेफ्ट टर्न हुआ। लेकिन ऐसा देखा गया कि सुक्रोज निकला राइट टर्न वाला, मतलब पक्का G+F में ठीक है, सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी निकला, लेकिन हाइड्रोलिसिस किए तो कैसा निकला, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज बना, मतलब राइट टर्न वाला, ग्लूकोज राइट टर्न करता है और फ्रक्टोज लेफ्ट टर्न करता है, ठीक है। लेकिन फिर कौन जीतेगा ये कैसे पता चलेगा, तो इस लो एक्सपेरिमेंट से देखा कि फ्रक्टोज लाइट को मोड़ता है 92.4 डिग्री तक, मतलब काफी मोड़ दे रहा है। अगर ये 0 डिग्री वाला एंगल मांगे तो लगभग यहाँ चल जा रहा है, ऐसा मान लेते हैं, 90 लगभग मान लेते हैं। और ग्लूकोज मोड़ता है 52.5, यहाँ पे लगभग 52.5, है ना, ये अपना 90 लगभग। तो जीता कौन, लेफ्ट वाला जीता। दस हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन साइन ऑफ रोटेशन। तो पहले बीकर में लाइट मारे थे तो राइट टर्न हुआ था, G+F बनने के बाद लेफ्ट वाला जी दिया था, तो बीकर में कैसा टर्न हो रहा है, लेफ्ट टर्न हो रहा है, पहले राइट टर्न हो रहा था। तो बोलेंगे हम लोग लाइट का जो डायरेक्शन है ना वो इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्ट हो गया है। तो ऐसे वाले शुगर को जो हाइड्रोलिसिस में लाइट के डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दे उसको क्या बोलते हैं, नया टर्म, इन्वर्ट शुगर। Thus, hydrolysis of sugar brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar. I think the word is clear. Inversion, inversion मतलब कुछ change हो गया पूरा,
अपसाइड डाउन हो गया, मतलब पहले राइट था, लाइट जाता था पोलैरिटी मीटर वाला टॉर्च मारते थे तो, अब टॉर्च मारे तो कहाँ गया, घोल से लेफ्ट जा रहा है। ठीक है, क्लियर। माल्टोस पे आ जाते हैं। माल्टोस किससे बना था, दो ग्लूकोज से बना था। अनदर डाइहाइड्राइड, ये कैसे, कौन सा इसमें ग्लाइकोसाइड कौन से वाले में बनता है, तो लेफ्ट वाले ग्लूकोज का C1 यूज होता है और राइट वाले का C4। ये याद करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1। क्या पहला वाला फ्री हो सकता है, नहीं। क्यों, ग्लूकोज में हम लोग CHO देखते हैं कार्बन नंबर 1 पे, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 ग्लाइकोसाइडिक में बिजी है। फिर कार्बन नंबर 2 भी ग्लूकोज है, सॉरी, कंपाउंड नंबर 2 भी ग्लूकोज है, मोनोमर नंबर 2। इसका भी C1 देखेंगे, इसका C1 क्या फ्री है, इसमें कोई नया बॉन्ड तो नहीं बना, ग्लाइकोसाइडिक नहीं बना है, तो समझ जाएंगे ये रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है। द फ्री एल्डिहाइड ग्रुप कैन बी प्रोड्यूस्ड एट C1 of second glucose in solution and it shows reducing properties, so it is a reducing sugar. Clear? Next is lactose. लैक्टोज कौन सा वाला था, मिल्क वाला, बोले थे लैक्टोबैसिलस से याद रखना है, कर्ड, मिल्क रिलेटेड, मिल्क में फॉर्म होता है इसलिए इसका मिल्क शुगर भी बोलते हैं। ये क्या चीज़ से बनता है, बीटा डी गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज कभी पढ़ाया क्या, पहले नहीं पढ़ाया। तो गैलेक्टोज क्या होता है, कुछ नहीं होता है। गैलेक्टोज और ग्लूकोज एकदम सेम होता है, बट C4 पे जो OH का पोजीशन है ना, दोनों में अलग अलग होगा। C4 पे ध्यान देंगे, C4 में OH कहाँ है, नीचे, ये नीचे बना हुआ है ना, यही ऑक्सीजन है, H ऊपर है ना, ये H को देख लो, H ऊपर है C4 में, यहाँ पे H कहाँ है, C4 में नीचे है। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, चेंज हो गया, बाकी कुछ चेंज होगा क्या, ये सेम है, नंबर 1 सेम, ये सेम है, सेम, ये ट्रिपल टिक मार देते हैं, ये सेम, ये भी ऊपर है OH, सेम, ऊपर दिख रहा है ना बॉन्ड, H नीचे, OH ऊपर, ये भी सेम, 4 टिक, ये भी सेम। क्लियर। तो डिफरेंस कहाँ आया, सिर्फ ये ऊपर दिख रहा है और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड नीचे दिख रहा है, H ऊपर है यहाँ पे, H यहाँ पे नीचे है। क्लियर, क्लियर। तो C4 पे अंतर होता है। अब ये दोनों जुड़ गया, अब तुमसे पूछा जाएगा ये रिड्यूसिंग शुगर है कि नहीं है, तो तुम बोलोगे भाई लेफ्ट वाले में कार्बन नंबर 1 पे देखेंगे, क्योंकि ग्लूकोज का भाई है ये, कार्बन नंबर 1 पे ग्लाइकोसाइडिक बन गया है, तो ये तो नहीं कर पाएगा पहला वाला यूनिट। दूसरा यूनिट को देखे, कार्बन नंबर 1 का राइट साइड में, क्या इसमें कुछ नया बॉन्ड बना है, नहीं बना है, तो मतलब यहाँ पे CHO बन जाएगा और ये रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। क्लियर। लैक्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर डाइसैकेराइड। होपफुली यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सो पॉलीसेकेराइड अब देखना है, पॉलीसेकेराइड क्या होगा, हम लोग को पता है बहुत सारे लोग मोनोसेकेराइड इसमें जुड़े होंगे, तो इसका स्ट्रक्चर जनरली याद उद नहीं किया जाता है, बस थोड़ा समझ लिया जाता है। पॉलीसेकेराइड कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, हम लोग को पता है सारे मोनोसेकेराइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से ही बड़े बड़े सेकेराइड्स बनाते हैं। दे आर मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर्ड कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। जनरली ये वाले सबसे कॉमन होते हैं, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना सारे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सारे यही थे, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सारे पॉलीसेकेराइड्स थे। दे मेनली एक्ट एज फूड स्टोरेज और स्ट्रक्चरल मटेरियल। तो हम लोग बताए थे कि प्लांट का स्टोरेज जो है स्टार्च के फॉर्म में करता है, एनिमल्स जनरली हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग ग्लाइकोजन के फॉर्म में करते थे। The starch is the main storage polysaccharide of plants. It is the most important dietary source for human being. और अब जब हम लोग उसका खाते हैं फूड्स, है ना, प्लांट्स प्रोडक्ट्स, तो वो हमारे पास आ जाता है। High content of starch is found in cereals, roots, tubers and some vegetables. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components. Amylose, तो बोलता है ये एक पॉलीमर है अल्फा ग्लूकोज का, मतलब अल्फा ग्लूकोज इसका मोनोमर हुआ और बहुत सारा अल्फा ग्लूकोज मिलके ये बनेगा। अल्फा और बेटा क्या था, सेकेंड लास्ट कार्बन, है ना, नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन तो डी और क्या बताता है, एल बताता है, कैपिटल डी कैपिटल एल। तो हम लोग का कार्बन नंबर 1 जिसमें CHO होता था, है ना, वो जब ऐसे करके चेन बना लेता था, ऊपर से इनफैक्ट इस चेन को दिखाते हैं, तो यहाँ पे OH आता था कभी राइट में, कभी कार्बन नंबर 1 में लेफ्ट में आता था। राइट में आया तो हम लोग बोले थे अल्फा, नहीं तो हम लोग बोले थे बेटा। तो अल्फा वाला ग्लूकोज लेना है, मतलब राइट वाला। अब याद रखना जो राइट में होता है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कैसा दिखेगा, तुमको नीचे दिखेगा, ये याद रख लेना बस। तो बेटा वाला कैसा दिखेगा साइक्लिक स्ट्रक्चर में, OH ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे O कैसे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। कार्बन नंबर 1 पे O कहाँ दिख रहा है, नीचे दिख रहा है ना। तो ये अल्फा वाले लोग हैं, अल्फा वाले लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन
तो बोलता है दो कंपोनेंट होते हैं इस पॉलीमर के, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज क्या होता है? अमाइलोज जो होता है उसमें ब्रांच व्रांच नहीं होगा, ऐसे बस ग्लूकोज जुड़ते जाएगा, है ना, और जनरली स्ट्रेट चेन बनाता है, स्ट्रेट चेन बनाता है। दूसरा, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका स्ट्रेट चेन, है ना, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि ये सॉल्यूबल होता है, पानी में डूब पाता है, वाटर सॉल्यूबल वाला कंपोनेंट है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च, ये गया। अमाइलोज इज वाटर सॉल्यूबल कंपोनेंट विच कंस्टिट्यूट अबाउट 15 से 20% ऑफ स्टार्च। तो स्टार्च में 15 से 20% क्या होता है? अमाइलोज होता है। बाकी क्या रहता होगा? अमाइलोपेक्टिन। केमिकली अमाइलोज इज ए लॉन्ग अनब्रांच चेन विद 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, इतने सारे मोनोमर मिलके बनते हैं, हेल्ड टुगेदर बाय C1C4। तो हम लोग को पता है C1C4 ही ग्लूकोज ग्लूकोज जनरली जोड़ता है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से। अमाइलोपेक्टिन इज इनसॉल्युबल इन पानी एंड कंस्टिट्यूट अबाउट, तो बचा हुआ सारा अमाइलोपेक्टिन ही होता है। क्या वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट है ये? नहीं, इनसॉल्युबल कंपोनेंट है। इट इज ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स इन विच चेन इज फॉर्म बाय C1C4। ये ब्रांच है, इस बार भी लिंकेज कहाँ होगा? C1C4 में ही होगा, ठीक है। वेयर एज ब्रांचिंग लेकिन कहाँ से होगा? C1666 होगा, 1 और 6 नंबर कार्बन, है ना। ये जो CH ये दिख रहा था एक्स्ट्रा वाला, यही वाला यहीं पे होता है, ठीक है, यही ऊपर जाके ब्रांच बना के जोड़ रहा है। क्लियर? तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही है, अल्फा ग्लूकोज ही है क्या? हाँ, सब में 1 नंबर पे नीचे दिखेगा ऑक्सीजन, 1 नंबर पे नीचे डायरेक्शन पे ऑक्सीजन है, ठीक है। इसमें 1 नंबर पे कहाँ है? 1 नंबर कौन सा होता है? अगर नहीं समझ में आए तो रिंग पे जहाँ ऑक्सीजन होता है उसके बगल वाला नंबर 1 होता है, ठीक है, क्योंकि यही ना CHO बनता था ग्लूकोज में। तो ये ऊपर है मतलब ये क्या रहा होगा? बीटा रहा होगा। ये देखो 1 नंबर कार्बन, कार्बन नंबर 1 ऊपर है, बीटा रहा होगा, कार्बन नंबर 1 ऊपर है, मतलब ये बीटा वाले लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सेलुलोज होता है। अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज में कौन है? अल्फा वाले लोग जुड़े हुए हैं। अमाइलोपेक्टिन थोड़ा ब्रांच वाला और अमाइलोज लीनियर वाला होता है। ये दोनों मिलजुल के आखिरकार हमारा कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, स्टार्च, खाना है हमारा ये। सेलुलोज क्या होता है? तो ट्री का जितना भी हार्ड वाला पार्ट होता है, ब्रांच स्टेम वगैरह जो हार्ड वाले सर्फेसेस होते हैं, सब में सेलुलोज होता है। तो हम लोग के पास क्या नहीं होता है? इतना खतरनाक प्रोटेक्टिंग लेयर्स नहीं होता है। तो बेसिकली क्यों नहीं होता है? क्योंकि सेल वाल नहीं होता है। तो सेल वाल ही बेसिकली, सेल वाल में क्या होता है? सेलुलोज होता है। Cellulose occurs exclusively in plant and it is the most abundant organic substance in plant kingdom. It is predominant constituent of cell wall of plant cells. Cellulose is a straight chain, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रेट कैसा वाला स्ट्रेट है? ऐसा वाला बेटा वाला लिंक है, ठीक है, ये स्ट्रेट ही है। इधर से इधर कोई लाइन ड्रॉ करेगा तो स्ट्रेट लाइन ही तो आ रहा है ना। ऐसे ऐसे थोड़ी हो जा रहा है, पेन नहीं उठाना पड़ रहा है ना, कंटिन्यूस एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ज्वाइन करते हुए इनको, जैसे लीनियर्स होते थे पॉइंट्स, इसको पॉइंट्स मान लो, कोई लीनियर पॉइंट्स हुए ना सारे। So it is composed only of beta D glucose unit which are joined by glycosidic linkage between C1 of one glucose unit and C4 of the next glucose। यहाँ पे भी कौन सा लिंकेज है? C1C4 लिंकेज ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, C1C4 लिंकेज ही। ग्लाइकोजन ये इंसानों का है, खाना स्टोर करने का तरीका। द कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड इन एनिमल्स, एनिमल बॉडी एज ग्लाइकोजन। इट इज ऑल्सो नोन एज एनिमल स्टार्च बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, है ना, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन की तरह स्ट्रक्चर होता है, मतलब ब्रांच होता होगा, है ना। और ये क्या होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है वाटर में, एंड इज रेदर मोर हाईली ब्रांच्ड। तो देखो उससे भी ज्यादा ब्रांच होता है, माइलोपेक्टिन में इतना ब्रांच है, उससे भी ज्यादा ब्रांच है ग्लाइकोजन में, तो बना के दिखाया नहीं है। इट इज प्रेजेंट इन लीवर मसल्स एंड ब्रेन व्हेन द बॉडी नीड्स ग्लूकोज। जब खाने होने का जरूरत हुआ, एनर्जी का जरूरत हुआ, तो क्या करते हैं? एंजाइम्स ब्रेक द ग्लाइकोजन डाउन टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई, है ना। फिर ग्लूकोज को हम लोग तोड़ते थे ना, कैसे तोड़ते थे? एनर्जी निकालते थे उससे, एटीपी ओटीपी वाला पढ़े थे हम लोग, क्रेब्स साइकिल 10th में भी। इंपॉर्टेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तो सारा इंपॉर्टेंस तो कार्बोहाइड्रेट का ही है, खाना यही दे रहा है, फर्नीचर बनाने का वुड वुड सारा यहीं से आ रहा है ना, क्लोथ व्लोथ सब यहीं से आ रहा है, कपड़ा, खाना जो इंपॉर्टेंट था, घर पहले क्या बोलते थे? 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है, रोटी कपड़ा मकान। रोटी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कपड़ा में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। घर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इंसानों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate is essential for life in both plants and animals. They form a major portion of our food. Honey has been used for a long time. Instant source of energy के लिए बोलता है लोग, शुगर खा लो, है ना, चॉकलेट खा लो, ये एक मिथ है। चॉकलेट में एक्स्ट्रा पार्ट बहुत सारा होता है एक्सेस में, तो हनी खा लो, वैद लोग भी बोलते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज एज स्टोरेज मॉलिक्यूल एज स्टार्च इन प्लांट्स एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो ये हम लोग को पता था। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल सबका सबका ही सेल वॉल में सेलुलोज होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट है।
फर्नीचर वर्नीचर में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है इन द फॉर्म ऑफ वुड। क्लोथ्स में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है इन द फॉर्म ऑफ कॉटन फाइबर। दे प्रोवाइड ड्राई मटेरियल फॉर मेनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल्स, पेपर, पेपर ऊपर जो बना है वो भी इसी से बना है, ब्रेवरी, सब कुछ में ये काम आता है ना। तो मोनोसैकेराइड्स हम लोग तीन बोले थे, जी, एफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। तो राइबोज अभी तक नहीं पढ़ाया, वो कहाँ पढ़ाएगा अल्टीमेटली हम लोग को, बाद में चैप्टर के लेटर पार्ट में, न्यूक्लिक एसिड के पार्ट में। यहाँ पे बस मेंशनिंग कर दिया है। टू एल्डोपेंटोजेज, एल्डोपेंटोजेज मतलब एल्डिहाइड रहा होगा, और पेंट मतलब 5 वाला कार्बन रहा होगा। डी राइबोज और टू डीऑक्सी डी राइबो, डी मतलब क्या हुआ कि इसका जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है उसमें OH राइट में रहा होगा, ठीक है। तो डीऑक्सी डी राइबोज आर प्रेजेंट इन न्यूक्लिक एसिड। तो ये नाम अब समझ में आता होगा कि अल्फा डी क्या होता है, डी क्या, कैपिटल डी क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन बायोसिस्टम इन कॉम्बिनेशन विद मेनी प्रोटीन्स एंड लिक्विड, कॉम्बिनेशन में ही पाया जाता है बहुत सारा बायोसिस्टम में, ठीक है। तो दिस वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट कम्युनिटी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही लोग पस्त हो जाते थे, बाकी क्या समझेंगे। तो 2-3 बार देखना है, समझ लेना है। लेट्स सी कि हम लोग से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। ग्लूकोज और सुक्रोज आर सॉल्युबल इन पानी बट साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन इनसॉल्युबल है पानी में, ऐसा क्यों है भाई। तो बहुत आसान है ये तो। क्या, ग्लूकोज में क्या होता है, बहुत सारे OH है, और OH क्या करते हैं पानी के साथ, H बॉन्डिंग बनाते हैं, H बॉन्डिंग बनाते हैं, है ना। H और O का बॉन्डिंग बनता है, H बॉन्डिंग बनता है। तो H बॉन्डिंग जो लोग बना देगा वो वाटर सॉल्युबल होता है। साइक्लोहेक्सेन बना पाएगा क्या, इसमें कहाँ कुछ है, हाँ? कुछ पोलैरिटी नहीं है साइक्लोहेक्सेन में। बेंजीन में भी ऐसा कुछ पोलैरिटी नहीं होता है ना। H बॉन्डिंग वॉन्डिंग का तो स्कोप दूर का बात है। तो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है। तो ये सेम रीजन है कि जैसे अल्कोहल भी होता था पानी में सॉल्युबल, क्यों होता था, H बॉन्डिंग बना पाता था क्योंकि। व्हाट आर द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज, तो ये नहीं पढ़ाया हम लोग को। हम लोग डाइसैकेराइड 3 पढ़े। पहला क्या पढ़े, सुक्रोज, G+F। दूसरा हम लोग को क्या पता था माल्टोज, 2 बार ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज से मिलके बनता था। तीसरा यही था लैक्टोज, इसमें क्या बना, G+G, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज क्या होता था, हम लोग को पता है कार्बन नंबर 4 में ग्लूकोज से डिफर करता था, नीचे समझाए थे। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस क्या करेंगे तो क्या बनेगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। गैलेक्टोज नाम याद रखना है, ऊपर दिया हुआ है। ऊपर हम लोग अभी गैलेक्टोज समझे थे डाइसैकेराइड्स में, कहाँ गया, ये रहा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज गिव लैक्टोज, ठीक है। तो इन टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम द टेक्स्ट उठाया गया, अपने को एनसीईआरटी में इसका आंसर मिल रहा है आराम से। ये वाला आंसर नहीं मिल रहा है एनसीईआरटी में, ये थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको स्टार मार लेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप पेंटाएसिटेट ऑफ डी ग्लूकोज में का एब्सेंस, पेंटाएसिटेट में एल्डिहाइड वाला रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, कुछ समझा सकते हो। तो ये लोग हम लोग को क्या क्या समझाया, देखो 6 वाला वो बना लेते हैं, 3 4 5 6, है ना। और 6 में हम लोग को ये लोग क्या क्या समझा दिया था कि भाई साहब यहाँ पे जो है ना कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5, ये दोनों ना मिल करके एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे कार्बन नंबर 1 में जो CHO होता है वो बिजी हो जाता है, ठीक। तो ओरिजिनली क्या होता था ओपन स्ट्रक्चर में, ऐसा होता था 2 3 4 5 6, है ना। सब में OH होता है, ये 1 डिग्री वाला OH और बाकी सब 2 डिग्री वाला OH होता था, अलग अलग डायरेक्शन में होता था, दैट इज नॉट आवर कंसर्न। तो अब ये दोनों फ्लिप कर सकता था, अब फ्लिप कर सकता है तो इसके बनने से क्या प्रॉब्लम है भाई, CHO वाला तो होना चाहिए, फिर पेंटाएसिटेट में क्यों नहीं हुआ था। अब रीजन क्या है, हम लोग तुमको अभी समझा रहे थे रिड्यूसिंग शुगर नॉन रिड्यूसिंग। हम लोग ये बोल रहे थे अगर कार्बन नंबर 1 जब इस स्ट्रक्चर में होता है और कार्बन नंबर 1 पे कुछ नया रिएक्शन हो गया है तो वो फ्लिप करके CHO नहीं बना पाएगा। अब यहाँ पे जब ये O बना था तो इसमें OH था। अब जब हम लोग OH वाला रिएक्शन कराएंगे, कौन सा वाला रिएक्शन, इसको कार्बोक्सिलिक से रिएक्ट कराएंगे या कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव से करा देंगे, एनहाइड्राइड वगैरह से, एनहाइड्राइड वगैरह से करा देंगे, तो ये एसीटेट बनेगा। और एसीटेट बनने के दौरान कार्बन नंबर 1 में जो OH है वो भी एसीटेट बना देगा, यहाँ गड़बड़ हो गया। तो कार्बन नंबर 1 जो CHO में कन्वर्ट हो सकता था, क्या वो कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि कार्बन नंबर 1 भी एक्चुअली में क्या बना दिया है, कार्बन नंबर 1 में जो OH है वो क्या बना दिया है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ऐसा बॉन्ड बन जाएगा RCOO,
CH3 बोल सकते हैं अगर एसिटेट रहा होगा तो, है ना। तो जो बाकी कार्बन पे बनता था वैसा वाला, है ना, ये एसिटेट था। तो हम लोग को पता था कार्बन नंबर 2 से 4 तक तो बनेगा ही बनेगा, 2, 3, यहाँ पे भी 4 में भी एसिटेट बनेगा, कार्बन नंबर 4 पे भी। कार्बन नंबर 5 में ये वाला रिंग दिख रहा था, यहाँ पे एसिटेट नहीं बनेगा इस बार। कार्बन नंबर 6 में भी OH है, यहाँ पे भी एसिटेट बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 में जब CHO होता था तो वो रिएक्शन नहीं करता था, क्योंकि ये अल्कोहल का रिएक्शन एसिटेट बनाना। ठीक है। लेकिन जब एसिटेट बना रहे थे उस दौरान जो फर्स्ट का OH है वो भी एसिटेट बना दिया है। अब जब कोई एल्डिहाइड वाला रिएक्शन करने का कोशिश किया, फॉर एग्जांपल NH2OH वगैरह लाया, तो इससे तो हो जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाला बना, एक्सप्लेन हुआ, इसका एसिटेट रिएक्शन कराओगे, क्योंकि ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है ना ग्लूकोज में हमेशा, ये दोनों स्ट्रक्चर इक्विलिब्रियम में रहते हैं ग्लूकोज में। तो कार्बन स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 में 1 जो है एसिटेट से रिएक्ट होकर के कार्बन नंबर 1 को भी बिजी कर दिया, अब वो फ्लिप करके CHO बना ही नहीं पाता है। तो वो ऐसा स्ट्रक्चर, अब इसमें तुम NH2OH लाओगे तो कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें CHO है ही नहीं। ठीक है। ये वैसा वाला एक्सप्लेनेशन हो गया जो हम लोग रिड्यूसिंग शुगर वाला कर रहे थे ना डाइसैक्राइड में एक्सप्लेनेशन, कि कार्बन नंबर 1 पे ही बिजी हो गया जब, तो वो फ्लिप कैसे CHO कैसे बनाएगा, नहीं बनाएगा, तो रिड्यूसिंग शुगर रहेगा ही नहीं। ठीक है। क्लियर। तो दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका एक्सप्लेनेशन शायद अपने पास इन टेक्स्ट में नहीं है डायरेक्टली। ठीक है। वी विल कंटिन्यू प्रोटीन।